आगे सब बचा कोई कल वाले 18 पूरे हैं वो गायब हुआ दो तो बढ़ गया, वो तो मैं देख ही रहा हूँ 24-25 हो गया, लेकिन कल वाले 18 में से तो कोई गायब नहीं हुआ। कितने बचे वहाँ तीन लोग और हैं। चलिए ठीक है भाई, कल समझाया था तो थोड़ा सा रेगुलरिटी बना के रखिए, अच्छे से आइए क्लास में। थोड़ा समय की बात है, सिलेबस खत्म ही होने वाले हैं आप लोग के सभी, है ना, तो बना के रखिए। बाकी तो और चीज़ें भी हैं। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे अपने सिलेबस के ऊपर आते हैं, बेसिकली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आज का टॉपिक है, ठीक है। हाँ विश्वास, क्लास से पहले क्वेश्चन। हाँ मुगल वास्तुकला की पढ़ाने जा रहे हैं। आज का टॉपिक ही है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, और इसी के अंदर हम लोग मुगल वास्तुकला और कुछ दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ क्वेश्चन लाए, अरे वाह ठीक है, फिर तो और मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अभी तक हम लोग ने जो डिस्कशन कर लिया था वो हम लोग का डिस्कशन प्राचीन सभ्यताओं से रिलेटेड आर्किटेक्चर्स जितने हैं उन आर्किटेक्चर से हो गया था, है ना। हम लोग मंदिर वास्तुकला प्रॉपर तरीके से देख लिए थे, उसके बारे में पढ़ लिए थे। मंदिर वास्तुकला कितने टाइप्स की है, कैसी है, और कैसी कैसी वास्तुकलाओं के प्रमाण है, वो सब हम देख चुके हैं, ठीक है। तो मंदिर वास्तुकलाओं के बाद में जो कि मंदिर वास्तुकला हमने गुप्ता एज से लेकर कहाँ तक देख ली थी, प्रॉपर विजयनगर एम्पायर तक, है ना। और विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत हमने ये सब भी पढ़ लिया था कि किस तरीके से कौन कौन सी अलग अलग शैलियां भारत के अंदर मंदिर वास्तुकला के नाम से निर्मित हुई, है ना। 5-6 शैलियां पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी थी, एक बार जल्दी से कोई रिवीजन कर लेते हैं उसका, फिर इसके ऊपर आता है। हमने 3 शैलियां तो मेन तौर पर बात करी थी, जिसके अंदर नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, ये 3 थी। और बाकी इसके अलावा हमने और 3 शैलियां पढ़ी थी, जिसके अंदर नायका शैली, विजयनगर शैली और होयसल शैली, ठीक है। तो ये 3 तरीके की और कुछ शैलियां हमने बात की थी, इसका डिस्कशन किया था, और हर किसी के विभाजन की बातें हम लोगों ने कर ली थी, डिफरेंट टाइप्स की बातें कर ली थी। इसके अगर मैंने आपको नागर शैली बताई थी तो उसके कुछ पार्ट्स भी बताए थे। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं नागर शैली के, अगर मैं टाइप्स में विभाजित करूंगा नागर शैली को, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द नागर कल्चर या शैली, कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओडिसी शैली होती है, और खजुराहो होती है, तीसरी सोलंकी शैली होती है, ठीक है। तो इन शैलियों का भी वर्णन कर लिया था। फिर हमने बात करी थी नागर के बाद द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली पैरेलल किसके हैं, कौन से राजवंश का पैरेलल बताई गई थी? पल्लवा राजवंश, है ना। पल्लवा राजवंश के बाद ही कहीं ना कहीं द्रविड़ शैली की यहाँ पे स्थापना होती है, भारत में दिखाई देती है। और पल्लवा राजवंश के कुछ हमने और भेद पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से टाइप्स थे वो, जिसको हम द्रविड़ वास्तुकला के भी टाइप्स के तौर पर जानते हैं? नरसिम्हा था, और राजसिम्हा था, और महेंद्र वर्मन था, और या महेंद्र शैली, नंदी वर्मन शैली, ठीक है। ये कुछ शैलियां हमने द्रविड़ स्टाइल के अंदर पढ़ ली थी, उसके अंदर भी विभाजन दे दिया था। रथ कहाँ पे बोला जाता है मंडपों को, कौन सी शैली थी जिसमें रथ बोला जाता है मंडपों को? हाँ, द्रविड़ शैली में बोला जाता है, या उसके भी कुछ भाग है या भेद है जिसके अंदर बोला जाता है? नरसिम्हा वाले में बोला जाता है ना। इवन द्रविड़ शैली में तो हम बात ही नहीं करते कि मंडप मंडप होते भी हैं प्रॉपर तरीके से, इतना ज्यादा क्लासिफिकेशन दिया ही नहीं है वहां पे, है ना। और द्रविड़ और जो हमारी नागर शैली है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट भेद क्या है, डिफरेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक भेद या डिफरेंस की बात करेंगे वो क्या है? गोपुरम। हाँ ठीक है, गोपुरम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं द्रविड़ शैली के अंदर, और नागर शैली में दिखाई नहीं देते, है ना। अच्छा एक आध और बता दो कुछ। जलाशय, वेरी गुड, जलाशय होता है। और 4 दीवारी से घिरा हुआ, और बढ़िया, और कुछ?
ब्लॉक्स में पिरामिड टाइप, ठीक है, वेरी गुड। पिरामिड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे मेन डिफरेंस यही कह सकते हैं, पिरामिड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें शिखर को हम लोग पिरामिड टाइप कहते हैं, और वहां पे तो शिखर कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं दक्षिण में विमान, विमान कहते हैं ना, तो विमान का नाम देते हैं। और ऐसा कुछ नया नाम जो नागर में नहीं है, दिरगुड़ में हमें मिला, और ऐसा कुछ नया नाम जो नागर में ना है उपस्थित और हमें दिरगुड़ में देखने को मिलता है। जो नागर में नहीं था वास्तुकला में, दिरगुड़ में मौजूद होता है। किसको? कुछ नाम है? नागर शैली में देवी देवता थे, उनको किया जाता था। दिरगुड़ में उसमें मतलब प्रतिमाएं लगाई जाती थी। क्या बोलते थे उसको? बाहुबली बोलते? बाहुबली तो उसके लिए एक नाम था ना, प्रॉपर नाम उसके लिए। ना कायोसर तो प्रतिमा उसकी कहीं ना कहीं फॉलो करने वाला व्यक्ति था। द्वारपाल, वेरी गुड। द्वारपाल हम तो बोलते ना, द्वारपाल देखे जाते। मैंने बताया था ना, याद कैसे रखोगे? द्वार का मतलब गेट होता है, गेट में ही बने हुए हैं, और पाल का मतलब रक्षक होता है, पालने वाला, प्रोटेक्टर। तो इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं, तो सिंपल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग को याद है चीजें, ये अच्छी बात है। बस रिवाइज कर लीजिए, अगर रिवाइज करोगे अच्छे से तो ये सब बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, फिर भूलोगे नहीं इसके बारे में, ठीक है। चलिए, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसकी बात करनी है आज, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब मैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करता हूँ, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत जो भारत के अंदर हुई है, वो भारत के अंदर मुस्लिम रूल से शुरू मानी जाती है। मुस्लिम रूल से शुरू की बात करिएगा तो ऐसा देखा गया कि भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध के अंदर एंटर करते हैं, तो वहीं से कहीं ना कहीं मुस्लिम वास्तुकला की भारत के अंदर शुरुआत हो जाती है। बट हम उसको एक प्रमाणित रूप नहीं मानते, क्योंकि सिंध के अंदर उनका सिर्फ जो कार्यकाल है वो मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चर या फिर इस चीजों को डेवलप करने के लिए नहीं था। कहीं ना कहीं में आर्थिक और पॉलिटिकल सिर्फ और सिर्फ स्वरूप देखा है मोहम्मद बिन कासिम का सिंध के अंदर तक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर शुरू हुआ था कौन सा? गौरी राजवंश, है ना। गौरी राजवंश को, जिसको आगे चल के हम गुलाम वंश के तौर पर जानते हैं। तो भारत के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स या कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं हम लोग, ये वास्तुकला का निर्माण हुआ, ये निर्माण होने का काल जो था, वो कालखंड भारत के अंदर वही है जो दिल्ली सल्तनत का कालखंड है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत शुरू हो उससे पहले ही भारत के अंदर मोहम्मद गौरी के नाम के व्यक्ति, जिन्होंने भारत के अंदर क्या करा? गुलाम वंश जैसे वंश की शुरुआत करने के लिए एक ईंट लगा दी थी कम से कम, है ना। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया, बट उससे पहले ही मोहम्मद गौरी ने कहीं ना कहीं भारत के अंदर वास्तुकला के विकास को थोड़े बहुत नए आयाम देना शुरू कर दिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि इंडियन वास्तुकला जो कहीं ना कहीं है, उसके अंदर इस्लामिक वास्तुकला का मर्ज हो जाना। अभी तक आपने इंडो वास्तुकला पूरी समझ ली है, जान ली है कि इंडो वास्तुकला किस किस तरीके की होती है, कैसे कैसे उसमें आकार होते हैं, किस किस तरीके के स्ट्रक्चर उसमें बने हुए दिखाई देते हैं। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स के साथ में कुछ इस्लामिक वास्तुकला ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस्लामिक वास्तुकला की अगर मैं बात करूं तो आपने गुंबदें देखी होंगी, ठीक है। जैसे कल हम बात भी कर रहे थे, कुछ टेम्पल्स में गुंबदें भी आना शुरू हो गई थी, दक्षिण के टेम्पल्स में, विजयनगर टेम्पल्स में दिखाई देते थे। किसका असर था? कहीं ना कहीं इस्लामिक आर्किटेक्चर का असर वहां दिखाई देता था। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मिलके भारत के अंदर ये कैसे बना? जब इंडियन कल्चर किसके साथ मिल गया? जाके इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ में मिल गया। इस्लामिक आर्किटेक्चर अगर मैं एकदम अलग कर दूं इंडो से, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि जितने भी लोग भारत के अंदर बाहर से आए थे, बाहर से आने का मतलब या तो वो तुर्क थे, ठीक है, या किसी ना किसी पर्टिकुलर ट्राइब से लेने देने वाले थे। जैसे अगर हम लोग बात करें अफगान, ठीक है, अफगान एक ट्राइब होती थी तो ट्राइब से लेने देने वाले थे, तुर्क एक ट्राइब होती थी तो ट्राइब से लेने देने वाले थे, या इल्बरी ट्राइब। इन तरीके की ट्राइब्स के लोग भारत के अंदर आए तो अपनी अपनी शैलियां लेके वहां से आए थे, है ना, जिसको हम लोग पर्शियन शैली कहते हैं, टर्किश शैली कहते हैं। ऐसी शैलियां भारत के अंदर इन्होंने आके विकसित करना शुरू कर दी, ठीक है। तो भारत के अंदर जो ये शैलियां विकसित हुई, इन शैलियों के विकसित होने की कुछ और घटक है। जैसे घटक की अगर हम लोग बात करें, भारत के अंदर शुरू हुई उस समय में बनना मेहराबे। मेहराब नाम का वर्ड कभी सुनोगे आप, धीरे धीरे करके इसकी चर्चा करेंगे। मेहराब बने, भारत के अंदर मीनारें बनी, मीनारों का बनना शुरू हुआ। भारत के अंदर हमने देखा कि ये जो आपको गुंबदनुमा आकार दिख रहा है कहीं ना कहीं, इस गुंबदनुमा आकार को बनाना शुरू किया गया, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो भारत में पहले मौजूद नहीं थे, उन स्ट्रक्चर्स को भारत के अंदर
लाया गया और इन्हीं कलाओं को जोड़ दिया गया कुछ इंडियन आर्किटेक्चर्स के साथ में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, तो कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे पहले कि क्या क्या विशेषताएं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की होती हैं। उन विशेषताओं के बाद में धीरे धीरे चलेंगे, इंपॉर्टेंट उदाहरण या एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा कर लेंगे कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के भारत में एग्जाम्पल्स क्या है, उन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे और एट लास्ट हम देख लेंगे सिर्फ सबके काल के अनुसार या सबके इरा के अनुसार भारत के अंदर, जैसे अगर अकबर आया तो अकबर के समय में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बने होंगे, शाहजहां आया जिसको बोला जाता है स्वर्णयुग है ना वास्तुकला का, उसके समय में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बने, मॉन्यूमेंट्स कौन से बने, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी शैली में बने। ठीक है, यहाँ आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हिस्टोरिकल एविडेंसेस से थोड़ा सा भी आपको दूर रहना पड़ेगा क्योंकि वो हम इतिहास में पढ़ चुके हैं। यहाँ आपको पढ़ना है कि उनकी शैली क्या थी, उसके अंदर अगर पत्थर का प्रयोग हो रहा है तो कौन सा प्रयोग हो रहा है, कोई कला का प्रयोग हो रहा है तो कौन सी कला का प्रयोग हो रहा है, कैसे कैसे आर्किटेक्चर्स का उसके अंदर प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम टेंपल आर्किटेक्चर में देखें कुछ उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये डिजाइन है उसका आर्किटेक्चर का और ये सब बातें वही है जो मैंने अभी आपको बता दी। हम बस एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंडो इस्लामिक वास्तुकला को इंडो सरसेनिक कला भी बोला जाता है। सरसेनिक कला का मतलब ही होता है मिली जुली कहीं ना कहीं कला, जो इंडो के साथ में मिल गई उसी को हम सरसेनिक भी बोलते हैं। जब कोई कला मिलजुल जाती है, जैसे इंडिया के साथ में अगर मॉडर्न आर्किटेक्चर को भी हम ऐड करेंगे, मॉडर्न आर्किटेक्चर कैथोलिक रोमन है ना, जब ये वाली कला भी भारतीय कला के साथ में मिली तो उसको भी हम लोग सरसेनिक कला ही बोलेंगे। ठीक है, तो जब इंडिया की वास्तुकला के साथ कोई विदेशी वास्तुकला मिले आके तो ऐसी वास्तुकला क्या होगी, इंडो सरसेनिक कला होगी। तो हमने इसे एक नाम दे दिया, बस नाम के आधार पर इसको याद रखिएगा, ये इंडो सरसेनिक कला है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझने की ये जरूरत है कि भारत के अंदर जितने भी वास्तुकला के निर्माण हुए, जैसे हम हिंदू वास्तुकला की अभी तक बात किए थे, वो सारे के सारे धार्मिक आस्था के बेसिस पे देखे हमने। टेंपल आर्किटेक्चर बना, केव के अंदर भी देखा तो मूर्तियां लगाई जा रही है ना, या फिर पिलर या स्तंभों के तौर पर भी देखा, तब भी हमें पिलर या स्तंभों के ऊपर भी यहाँ पे भी देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देती थी। तो वो हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक था, इसलिए वो आस्था के अनुसार अपने टेंपल आर्किटेक्चर को बनाते थे। लेकिन क्या इस्लाम में मूर्ति या फिर ऐसी पूजा प्रार्थना अलाउड थी? नहीं थी। तो इसका आर्किटेक्चर बदल जाएगा, यहाँ पे आर्किटेक्चर बदला हुआ दिखाई देगा। तो उन्होंने अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से उस समय में आर्किटेक्चर डेवलप किया। यही फिर मुस्लिम ने जब आर्किटेक्चर अपना बनाना शुरू किया तो वो मूर्तियों से, मूर्तिकला से या ऐसी तमाम चीजों से दूर रहे। लेकिन अब उसको खूबसूरती भी देनी है, उसके अंदर कुछ अच्छी चीजों का प्रयोग भी करना है, तो वो किन चीजों का प्रयोग करें? तो उन्होंने क्या करा, ऐसी जगहों पे लाना शुरू कर दिया कुछ नेचुरल चीजों को। लाइक क्या करा, पेड़ पौधों को लाना शुरू कर दिया कि नेचर से रिलेटेड वो चीजें हैं, कहीं ना कहीं जालीनुमा आकार देना शुरू कर दिया। जैसे मैंने बोला भी था, वेंटिलेशन वगैरह के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में फूलों पत्तियों का कहीं ना कहीं प्रयोग ज्यादा होना दिखाई देने लगा हमें। ये सब चीजें उन्होंने कहीं ना कहीं मूर्तियों की जगह पे वहां पे लगाना शुरू कर दी होगी, है ना। जो दीवारें होती थी, जो भी चीजें होती थी, इन सब जगहों पे उन्होंने अपना जो भी क्रिएशन किया वो अपनी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया। कोई भी आपको मुस्लिम आर्किटेक्चर भारत में ऐसा नहीं दिखेगा जहां पे मूर्ति लगी या किसी भी तरीके का कोई ऐसा आपको एक प्रमाण तौर पर दिखाई दिया, ऐसा नहीं दिखेगा। अगर आपको दिखेगा भी किसी भी बड़े सूफी संत या फिर बड़े राजा की भी अगर आप देखोगे तो उसकी भी आपको सिर्फ कब्र दिखाई देगी, है ना। ये नहीं दिखाई देगा कि उसकी मूर्ति दिखाई देगी आपको, तो वो कब्र के फॉर्म में कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये समय था, इस समय में काफी सारी चीजें बदली। जैसे लोगों ने इस समय में कई अलग अलग तरीके के पत्थरों के ऊपर भी आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया, जिसमें भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। कुछ मार्बल्स, है ना, मार्बल्स तरह तरह के प्रयोग हुए। हम देखेंगे लाल बलुआ पत्थर, भूरा पत्थर, है ना, भूसर पत्थर, ग्रे पत्थर, है ना, या संगमरमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरीके के अलग अलग पत्थरों का प्रयोग भारत के अंदर काफी तेजी से होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये मिडिल आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा भारत के अंदर, है ना। 12वीं शताब्दी हम लोग बात कर रहे हैं, उसी से शुरू हुआ, क्योंकि 12वीं शताब्दी की बात इसलिए की जा रही है 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण होना शुरू हो गया था, है ना। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि 12वीं शताब्दी से कहीं ना कहीं भारत के अंदर इस तरीके की चीजें हुई। ठीक है, वास्तुकला की इंपॉर्टेंट कुछ विशेषताएं भी समझ लीजिए।
जैसे इसकी समय अवधि आपको समझनी पड़ेगी। बड़े पैमाने में निर्माण होना शुरू हुआ तो वो समय अवधि है 13वीं शताब्दी, क्योंकि 13वीं शताब्दी से भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। हम सब जानते हैं 1206 से गुलाम वंश की नींव पड़ती है। तो 1206 से के बाद मतलब अगर हम बात करें तो 13वीं शताब्दी से बड़े पैमाने पे हमें दिखाई देता है। और 8वीं शताब्दी इसलिए बोल रहे हैं, सिंध गुजरात का जो इलाका वहां पे मोहम्मद बिन कासिम आया था, है ना, तो उस वजह से इसको थोड़ा सा बोला जा रहा है। बट वास्तविक रूप से हम 13वीं शताब्दी ही मानते हैं भारत के अंदर मुस्लिम वास्तुकला का काल। ठीक है, वास्तुकला शैलियों का मिश्रण, इसी मिश्रण को हम लोग अभी कह रहे थे कहीं ना कहीं ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इन्होंने क्या करा, इंडियन आर्किटेक्चर के साथ में अपने आगे आर्किटेक्चर को, जो पर्शियन आर्किटेक्चर था, टर्किश आर्किटेक्चर था, अरेबिक आर्किटेक्चर था, उसको भारतीय वास्तुकला के साथ मिला दिया, है ना। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंडो सर्सेनिक या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये इसकी कुछ विशेषताओं की बात है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके संरचना के प्रकार, तो संरचना के प्रकार अब आपको बदले हुए दिखाई देंगे। वहां पे कुछ अलग दिखते थे, यहाँ कुछ अलग दिखाई देंगे। हमने वहां पे जब आर्किटेक्चर की बात की थी तो मैंने आपको बताया था वहां पे अमरक भी होते थे, वहां कलश भी होते थे, वहां मीनारे भी, मीनार किसका फॉर्म होती थी उस समय, शिखर का फॉर्म हुआ करते थे, है ना। या फिर पिरामिड नुमा आकार में अगर हम विमान देखें, विमान होता था, गर्भगृह होता था। ये सब वहां के संरचना के प्रकार थे। यहाँ की संरचना के प्रकार आपको कुछ अलग दिखाई देंगे, जैसे मकबरे दिखाई देंगे आपको। मकबरे बेसिकली किसी की कर्मगाह, है ना, अगर किसी की कब्र बनी हुई है, उस कब्र के ऊपर कहीं ना कहीं एक मकबरे का निर्माण कर दिया जाता था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, इसको मकबरा बोल देते थे। ठीक है, तो मकबरा जहां पे किसी भी पर्सन को, कोई भी ऐसा पर्सन दफन किया गया है, उसको वहां पे जमीन के अंदर गाड़ा गया, उसी पे उस पर एक मकबरा बना दिया गया। ठीक है, तो वो मकबरा का डिजाइन भारत के अंदर इसी समय में देखना शुरू हुआ। जामा मस्जिद अलग अलग निर्मित होती चली गई। जैसे जामा मस्जिदों के कुछ बहुत बड़े एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, वैसे तो हर जगह आप जामा मस्जिद का एक एग्जाम्पल देखते हो, लेकिन जो भारत के अंदर सबसे विशाल जामा मस्जिद बनी, उसमें हम आगरा की जामा मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद जानते हैं, है ना। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई, शाहजहां। ठीक है, और आगरा की औरंगजेब ना, हुमायूं ने भी नहीं बनवाई। आगरा की जामा मस्जिद ऐबक, आगरा की जामा मस्जिद एक महिला ने बनवाई है। ठीक है, अब बाकी आप लोग सोचिए, महामंगला कहाँ मस्जिद बनवा रहे हैं, उनका मस्जिद बनवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, एकदम नहीं था। ठीक है, बस शाहजहां की ही काल की है, इतना कह सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या बताऊँ, शाहजहां के ही समय काल की। हाजी बेगम नाम है, ध्यान रखिएगा, हाजी बेगम नाम है, उन्होंने इस मस्जिद को बनवाया आगरा के अंदर, ध्यान रखिएगा। यही दो मस्जिद विशाल मस्जिद है भारत की, जिन्हें जामा मस्जिद, वरना हर शहर में आपको एक आध जामा मस्जिद जरूर दिखाई देगी, है ना। जैसे पीलीभीत में भी, लाहौर की जामा मस्जिद, मैं कहता तो हूँ हर जगह एक जामा मस्जिद है। लाहौर की जामा मस्जिद तो उस समय अकबर के समय काल की है। ठीक है, वो अकबर के समय काल में बनी, और ऐसी तमाम जामा मस्जिदें आपको अलग अलग जगह दिखाई देंगी। भारत के हर एक इलाके में आपको एक आध बड़ी जामा मस्जिद दिखाई देगी। संभल में जामा मस्जिद विवाद चल रहा है ना, चल रहा है विवाद, तो क्वेश्चन बन सकता है किसी भी तरीके से, ध्यान रखिएगा आर्किटेक्चर में। ठीक है, पीलीभीत में भी जामा मस्जिद जानते हैं। तो एक तो मकबरे हो गए, जामा मस्जिद हो गई, दरगाह है। ठीक है, दरगाह बेसिकली किसको बोला जाता था, दरगाह बोला जाता था। फिर अगेन मैं एक बात करूं, एक कब्र है, ठीक है, उस कब्र के आसपास के इलाके, कब्र को मान लो गर्भगृह, क्या मान लेंगे, गर्भगृह। जैसे हम गर्भगृह पहले पढ़ के आए, वहां पे भी कब्रें एक गर्भगृह होती थी। गर्भगृह के पास में भी आसपास के इलाके के अंदर एक ओपन स्पेस होता था पूरा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, गलियारे कुछ होते थे। ठीक है, ओपन प्लेसेस होते थे, गार्डन्स टाइप के कहीं कहीं देखने को मिलते थे, कहीं कहीं ओपन प्लेटफॉर्म देखने को मिलते थे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात कर सकते हैं, आप वहां पे देख रहे थे मंडप होता था, मंडप के अंदर क्या होता था, पद प्रदक्षिणा करके पूरा इलाका दे दिया जाता था घूमने फिरने के लिए, वहां पे स्टे करने के लिए, लोगों के रुकने के लिए। ऐसी दरगाह में ओपन प्लेस कुछ दे दिया जाता है लोगों के स्टे करने के लिए, रुकने के लिए, वहां पे बैठ के प्रार्थना पूजा करने के लिए। ऐसी जगह क्या होती है, दरगाह होती है। ठीक है, दरगाह वही उस प्लेस को कहा जाता है, हम लोग कहते हैं उसको मीनारे। मीनारे तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि मीनारों का एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता था, एक पूरी तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि चौकोर टाइप का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, और उसको जितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकते थे उस ऊंचाई तक पहुंचाया जाता। भारत के अंदर सबसे ऊंची मीनार की अगर हम लोग बात करें तो कुतुब मीनार एग्जाम्पल के तौर पर आता है हमारे सामने, है ना। तो कुतुब मीनार की बात हम लोग करते हैं। तो ये मीनारों के कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, भारत के अंदर मीनारें बनना शुरू। हम्माम, ठीक है, हम्माम समझते क्या होता है,
नहीं सुना? हमाम बेसिकली वो जगह होती है जो कहीं ना कहीं किसी भी शासन के राजा के अंतर्गत वहां उसका रिजाइडिंग प्लेस होता है, या आश्रम कह सकते हो आप एक तरीके से, या फिर कह सकते हो उसके रहने की या फिर रुकने का एक प्रबंधन का स्थान होता है। कहीं ना कहीं रुकने प्रबंधन का स्थान किसी भी सूफी संत का कह सकते हैं, किसी भी राजा का कह सकते हैं, जहां पे वो अपने कहीं ना कहीं पारिवारिक गतिविधियां किसी भी तरीके की वहां पे एक पर्सनल स्पेस आप हमाम को कह सकते हो। तो इस तरीके की चीजें जो भारत में पहले नहीं होती थी वो भारत के अंदर इन चीजों के तौर पर दिखने शुरू हुए। ठीक है, बगीचे भारत के अंदर, चारबाग शैली कैसे बोल सकते हैं हम लोग, बाबर के द्वारा भारत के अंदर लाएंगे, है ना। और चारबाग शैली के अंदर बोला ही क्या गया, एक बड़ा सा जलाशय होगा, बीच में एक जलाशय होता था और चारों तरफ क्या कर दिया जाता था, बाग बना दिए जाते थे, मतलब बगीचे टाइप के बना दिए जाते थे जिसमें पेड़ पौधे, घास के मैदान, इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। तो ये बगीचे वगैरह होते थे। मदरसे भी बनने लगे इस समय में। मदरसों की बात करें अगर तो एक कह सकते हैं हम लोग भारत के अंदर क्या है, शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, जैसे हम लोग गुरुकुल की बात करते हैं वैसे इसी तरीके से मदरसे भी होते हैं जहां पे रिलीजियस शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है, वो मदरसे भारत के अंदर बने। सराय की बात करें, सराय समझते हैं? हाँ, रुकने या ठहरने का स्थान बेसिकली कहा जाता था। जैसे हम लोग बात करें शेरशाह सूरी के समय में सबसे ज्यादा सराय बने। ठीक है, वो क्या करता था बेसिकली, जितने भी लोग बाहर से ट्रेवल करके व्यापारी आते थे उन व्यापारियों को आने के लिए और रुकने के लिए कि वो उस जगह रुक सके, अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो उनके लिए एक सराय बना देता था। सराय बेसिकली ऐसे होते थे कि किसी भी यात्री के लिए रुकने की जगह होती थी, है ना। वो भी बड़े खूबसूरत भारत के अंदर बना करते थे, उनका भी कई बहुत सारे यात्रियों ने वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें भारत के अंदर अब दिखाई देने लगी जो शायद पहले दिखाई नहीं देती। तो ये कहीं ना कहीं विशेषताएं हैं, ये विशेषताओं के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और भारत के अंदर हमने बात करी रहे सार्वजनिक और तुर्की वास्तुकला की या फारसी वास्तुकला की बात है। हाँ कृष्णा, जैसे आपने बताया कि अभी चारबाग शैली, हाँ, आलमबाग शैली होती है, हाँ, इसी प्रकार से रामबाग शैली भी थी। हाँ ठीक है, हाँ। रामबाग शैली का विकास कब किसने किया और हाँ। क्यों? रामबाग, देखिए ये शैलियां जो हैं भारत के अंदर जितनी भी विकसित हुई हैं, इन शैलियों का अगर हम लोग थोड़ा बहुत रूपांतरण करने की कोशिश करें, जैसे चारबाग, रामबाग शैली, है ना, इन शैलियों के अंदर जैसे चारबाग शैली के अंदर हम लोग बात करते हैं, बाबर आया, बाबर ने आके क्या करा, उस शैली की स्थापना करी। रामबाग शैली भी मुगल काल के अंदर ही हम देखते हैं। ठीक है, मुगल काल के अंदर अकबर का समय काल था, अकबर के समय काल के अंदर हम लोग रामबाग शैली की स्थापना होते हुए देखेंगे। तो रामबाग शैली उस समय में भी विकसित होगी, आगे चल के हम देखेंगे। वो जो मॉन्यूमेंट्स बनाता था अकबर के समय में, जो मॉन्यूमेंट्स बनते थे उसमें चारबाग शैली के साथ साथ में, जैसे चारबाग शैली में कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा सा, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा अगर आपको पीछे ले जाओ, तो चारबाग शैली के अंदर स्थापना ऐसी की जाती थी कि वो दर्शाते थे जन्नत का दृश्य है। ठीक है, उन्होंने दृश्य कैसा दर्शाया हुआ कि भाई जन्नत का दृश्य कुछ ऐसा होगा कि उसमें जलाशय होंगे, बगीचे होंगे, इस तरीके की चीजों को उन्होंने उस तरीके से दर्शाया। तो चारबाग शैली तो कहीं ना कहीं इस्लामिक प्रथाओं से रिलेटेड थी। अब अकबर का आप जानते हैं क्या पूरा प्रारूप रहा है, एक सेकुलर राजा के तौर पर किसी एक धर्म को लेकर आगे नहीं चलना, हर तरीके की शैलियों को विकसित करना, उनको दिखाना। तो अकबर ने कहीं ना कहीं रामबाग शैली एक नाम दिया, जिसके अंदर भाई कल्चरल एक तरीके से मर्जर देखने को मिले, जिसके अंदर हमें मुगल वास्तुकला का भी प्रमाण दिखे और हिंदू वास्तुकला का भी प्रमाण मिले। तो इस तरीके की शैली रामबाग शैली का हाँ भारत, हाँ नहीं, अगर मैंने वही तो बोला, चारबाग शैली से ही तो निकली है रामबाग शैली, है ना। चारबाग शैली से ही रामबाग शैली निकली। तो चारबाग शैली एक प्रॉपर रूप है जो बाबर ने दिया, उसी रूप को कहीं ना कहीं रूपांतरित अकबर ने किया था। तो हम कह सकते हैं कि रामबाग शैली को अगर स्टार्ट किया प्रॉपर तरीके से भारत के अंदर, तो वो अकबर को ही माना जाता है। ठीक है, बाबर ने इसको कहीं ना कहीं एक इनिशियल फेज दिया था, इनिशियल फेज के तौर पर हम बाबर को ले सकते हैं, क्योंकि भाई उसी चीज से निकली हुई है। अब आप कुछ एक चीज ये सोच सकते हो कि अगर किसी भी एक शैली का विकास हो रहा है, मान लिया मेन शैली कोई भी एक है, जैसे आपने बोला चारबाग शैली का ये एग्जाम्पल ले ले, तो चारबाग शैली का तो जन्मदाता हम अकबर को ही, सॉरी बाबर को ही मानेंगे। अब उस शैलियों के जितने भी विभाजन होंगे, जितने भी उसके टाइप्स होंगे, तो वो कहीं ना कहीं चारबाग से तो निकले हुए होंगे। तो चारबाग से निकले हुए तो उसका भी कहीं ना कहीं अगर हम जन्मदाता कहेंगे तो भी बाबर ही होगा। तो इसलिए अकबर ने इस शैली के ऊपर विकास बहुत किया, तो रामबाग शैली के साथ में अकबर का नाम जाता है, वरना आप कह सकते हो जन्मदाता के तौर पर कह सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि
जो शैलियों की प्रॉपर तरीके से श्रेणियां हैं, इन सारी चीजों को हम लोग संरचना के बाद बात करें तो 4 तरीके से इनको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ये जो शैलियां हैं टोटल कितने पार्ट में, 4 पार्ट में विभाजित की जाती है। एक शाही शैली, शाही का मतलब बेसिकली दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस राजवंश की बात होगी। दिल्ली सल्तनत में हम सभी गुलाम का, तुगलक का, लोधी का सभी वंश देखेंगे। फिर प्रांतीय शैलियां हैं कुछ, प्रांतीय शैलियों में जैसे मांडू, ठीक है, मांडू शहर के नाम पे बात होगी, मांडू के किले बने, मांडू में एक पूरा शहर बस गया, उसकी वास्तुकला की बात होगी। गुजरात, बंगाल और जौनपुर, ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे प्रांतीय शैलियों का विकास हुआ। प्रांतीय मतलब ये बेसिकली प्रोविंशियल शैलियां हैं जहाँ पे शासक मुगल चाहे दिल्ली सल्तनत के हो उनका कंट्रोल नहीं रहा होगा, कुछ प्रांतीय शासकों का कंट्रोल रहा होगा जब इन शैलियों का विकास हुआ होगा। मुगल शैली दिल्ली, आगरा और लाहौर इसी जगह सबसे ज्यादा विस्तारित है और यहीं पे मानी जाती है। ठीक है, दक्कनी शैली की बात करें अगर हम लोग तो बीजापुर और गोलकोंडा। ठीक है, दक्कनी शैली मतलब दक्षिण के अंदर जिन शैलियों का विकास हुआ वो ये है। अब बीजापुर गोलकोंडा की जब बात हो रही तो आपको बहमनी एम्पायर भी याद आ रहा होगा, और बहमनी एम्पायर से निकले कई सारे स्वतंत्र राज्य भी याद आ रहे होंगे जैसे आदिल शाही डायनेस्टी वगैरह। ये सब डायनेस्टी के द्वारा जो डेवलपमेंट किए गए थे वो कौन से थे, दक्कनी शैली में किए गए डेवलपमेंट, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 शैलियां हैं टोटल मिला के, जिन शैलियों की बात हम लोग पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत की वास्तुकला में या इंडो इस्लामिक वास्तुकला में करने वाले हैं। ठीक है, कर लिया नोट? हाँ कर लो। इसके बाद में हम इसका देखेंगे कि इन्होंने सजावटी रूप के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया, किस तरीके से अपने यहाँ के आर्किटेक्चर्स को सजाते थे, है ना। देखिए वैसे तो हम लोग अभी पीछे टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ रखते हैं कि ये लोग दीवारों को या फिर कहीं ना कहीं केव्स को या टेम्पल्स को सजाने के लिए कहीं मूर्तियों का ज्यादा प्रयोग करते थे। मूर्तियों को ज्यादा कहीं ना कहीं हम देखते हैं कैलीग्राफी के तौर पर यूज किया जाता था। यहाँ पे कैलीग्राफी का तरीका बदल गया था। अब कैलीग्राफी को कहीं ना कहीं मूर्तियां या फिर इस कला में नहीं किया जाता था। कैलीग्राफिक कला कहीं ना कहीं सजाने के लिए जो प्रयोग होती थी उसमें होता था दीवारों पे उकेरे गए शब्दों को लिख देना, दीवारों पे उकेर के कुछ कलाकृतियां बना देना। जैसे मैंने फूलों का एग्जाम्पल दिया है ना, तो वो कहीं ना कहीं फ्लावर्स को यूज करते थे, कुछ प्लांट्स को यूज किया करते थे, या कहीं ना कहीं अरेबिक भाषा में कुछ चीजों को लिख के या कुरान की आयतों को लिख के संबोधित किया करते थे। तो ये सब वहां पे सजाने की कला थी। और भी कुछ चीजें इसके अंदर कि उन्होंने जिस तरीके के पत्थरों का यूज किया, जिस तरीके के मार्बल्स का यूज किया, वो भी कहीं ना कहीं सजावट की विधियां उस समय में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सजावटी रूप में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो जैसे पत्थरों पर कुछ आकृतियां बनाई जाती थी। पत्थर की बात करें अगर हम लोग तो वॉल जो होती थी, बेसिकली वॉल के अंदर ईंटों की दीवारें नहीं होती थी, बेसिकली ये टाइल्स की दीवारें क्रिएट किया करते थे या मार्बल्स की दीवारें क्रिएट किया करते थे। उन मार्बल्स या टाइल्स की दीवारों के ऊपर इन्होंने कई तरीके की आकृतियां बनाई थी। आकृतियां बेसिकली जैसे मैंने बोला फूलों की किस्में होती थी, बेसिकली अलग अलग फ्लावर्स या अलग अलग फूल उसके अंदर दिखते थे। कुछ नेचर का कहीं ना कहीं और एविडेंस यहाँ पे दिखाई दे सकता था। ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई देती थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि छतों को सजाने के लिए, जैसे आप आज भी छतों के ऊपर देखते हो तो जो आज भी चीजें होती हैं तो हम लोग देखते नहीं, छतों के ऊपर कई तरीके की डिजाइन बनाई जाती हैं आज के समय में। और ऐसी डिजाइन तो नहीं होती कि किसी के ऊपर कोई मूर्ति बनी हो या ऐसा कुछ बना हुआ नहीं होता ना, वहां फ्लावर्स बने हुए होते हैं बेसिकली। ये सब चीजें आई कहां से, यही मुगल वास्तुकला की डिजाइन से कहीं ना कहीं क्रिएट की गई। तो ये वस्त्रों और कालीनों पर भी आज के समय में हम लोग जैसे देखते हैं डिजाइन बनी हुई होती है, यही डिजाइन सब दीवारों पर बनी होती थी या छतों पे बनी हुई होती थी। ऐसी डिजाइनें कहीं ना कहीं जितने भी मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे बने उसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, मेहराब जो होते थे उनके आंतरिक मोड़, मतलब बेसिकली कह सकते हैं जो मेहराब एक क्रिएट किया जाता था उसका अंदर का जो मोड़ होता था उस मोड़ में बेसिकली झालर का प्रयोग किया जाता था। झालर जिस तरीके की होती है वो लोग झालर को दिखाया करते हैं। देखिए मेहराब होता क्या है वो तो पीछे हम लोग एक बार देख लें, ये वाला ये देखिए, इसी को देखिए, ये बेसिकली अगर मैं बोलूं ये जो आपको दरवाजा दिखाई दे रहा है यही दरवाजे नुमा आकार को ही हम मेहराब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेहराब बोलते हैं। ये बेसिकली एक मेहराब है। मेहराब की अगर हम बात करें तो जैसा कभी भी अगर आपने किसी मस्जिद को विजिट किया हो, कभी भी अगर गए होंगे तो अंदर एक जगह होती है जहाँ पे इमाम रहता है। इमाम जहाँ पे रहता है बेसिकली जो नमाज वगैरह पढ़ाते हैं उनके लिए पर्टिकुलर एक मेहराब बनाया जाता है। मेहराब के अंदर उनके बैठने की जगह होती है जहाँ से वो
अपने उपदेश देते हैं या किसी भी तरीके के नमाज को लेके तमाम तरीके के उपदेश वहां से बैठ कर देखते हैं, जिसको खुतबा वगैरह कहते हैं, वो सब चीजें करते हैं। तो वहां पे एक मेहराब बनाया जाता है, उसी मेहराब की डिजाइनें बताई जा रही है कि इस पूरी जगह पे झालर नुमा आकार बनाया जाता था, ठीक है, तो झालरों से सजाई जाती थी। तो मेहराब का ये स्ट्रक्चर होता था कि इसको कहीं ना कहीं कह सकते हो आप कि अर्धचंद्राकार रूप में कहीं ना कहीं इसको क्रिएट किया जाता था। हाँ, आर्च को ही मेहराब कहते हैं। किसको? आर्च। हाँ, आर्च जो होती है वो तरीका होता है उसका, कहीं ना कहीं वो होता है, एक तरीके का होता है, ठीक है, गेट के ऊपर बनाने के लिए, गेट के ऊपर जो बनाया जाता है। आर्च बेसिकली एक ऐसा होता है कि जिसमें प्रॉपर तरीके से सर्कुलर हो जाता है, ऊपर से प्रॉपर सर्कुलर हो जाता है। बस मेहराब में क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपको ट्रायंगुलर हल्का सा दिखाई देगा, होता प्रॉपर नहीं है लेकिन हल्का सा कहीं ना कहीं छुप दिखाई, तो एक आर्च का ही फॉर्म होता है, कह सकते हो आप उस तरीके से। लेकिन इसके अंदर जो बेसिकली ये आपको डिजाइन दिखाई दे रही है, ये मेहराबों की ही डिजाइनों को बिल्डिंग्स पे लाया गया था। तो बड़े बड़े दरवाजे बाद में बनते, जो भी चीजें बनती थी, आप जितने भी मुस्लिम आर्किटेक्चर भारत के अंदर देखेंगे उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही दिखेगी आपको, उनमें मेहराबों का बनना, ठीक है। तो मेहराब कुछ इस तरीके से बनते थे, उनका डिजाइन ऐसा होता था। तो ये मेहराब वगैरह बना के इस समय में ऐसी चीजें दिखाई जाती थी, ठीक है। तो मेहराब में हम कह सकते हैं कि उनको सजाने के लिए झालरों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे अलग अलग तरीके के अलग अलग साइज के मेहराब भी हमें दिखाई देते हैं। दीवारों को बेसिकली सरू, चिनार और अन्य वृक्षों के साथ भी सजाया जाता था। जैसे हम लोग बात करें दीवारें, ये जो है सारी की सारी, इन दीवारों के ऊपर अगर कोई आपको आकृति दिखाई देगी, वो सरू का मतलब बेसिकली आपने देखा होगा जो बचपन से एक मोरपंखी जो आप लोग अपने किसमें रखते हो, किताबों के अंदर रखते हो ना, कभी कभी वो मोरपंखी नहीं होती, किसी पेड़ का पार्ट होता है ना, पेड़ होता है ना वो एक्चुअली, वो मोरपंखी जरूर थोड़ी मोर के पंखी आपको मिल गए वो किताबों में रख के घूम रहा है। कभी कभी आपको क्या मिल जाता है, वो किसी पेड़ का पार्ट मिल जाता है, किसी के घर के आसपास भी अगर हो तो देखना, तो वो जो आप किताबों में बचपन से रखते हो, है ना, ग्रीन कलर का बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा होता है, हाथों में चुभता भी है ना, तो वो होता है सरू, उसे सरू कहते हैं। ऐसी डिजाइन बनी होती थी दीवारों के ऊपर सरू के फॉर्म में इस तरीके की, ठीक है। चिनार बेसिकली क्या दिखाऊं मैं, ऐसा हो सकता है कि आप इसको ये कह सकते हो कि तारानुमा आकार की पत्ती अगर आपने देखी हो, जिसको आप लोग बचपन में बड़ा काट पीट के अपने कागजों में बनाया करते थे, ठीक है। आर्ट तो बहुत बुरी है मेरी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का पेड़ होता था, या पत्ती कह सकते हो आप इसे। ऐसी पत्ती देखी है आपने कभी? ऐसी पत्ती होती, पत्तीनुमा आकार में कहीं ना कहीं अभी भी पेड़ वेड़ लगे होते हैं, उसमें ऐसी कुछ पत्तियां दिखाई देती है। तो ये पत्तियां होती हैं बेसिकली, पेड़ नहीं है, कोई पत्ती है, ठीक है, देखने में पेड़ जरूर लग रहा होगा आपको, ठीक है, एक पत्ती है ये, ठीक है। तो पत्ती होती थी बेसिकली, उसको हम लोग चिनार बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की पत्तियां आपको बिल्डिंग्स में बनी हुई दिखेंगी, बिल्डिंग्स में लगी हुई दिखेंगी, जितनी भी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी थी, ठीक है। और अन्य वृक्ष वगैरह भी और अलग अलग तरीके के जितने खूबसूरत प्लांट्स होते थे उनको भी कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करते थे, ठीक है। और फूलों के गुलदस्तों वगैरह सभी कहीं ना कहीं सजाया गया, ठीक है। अब इन सारी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है मूर्ति वगैरह का बनाना या उससे सजाना, तो ये लोग कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमें दिखाई देती है। अब धीरे धीरे 13वीं के बाद जब हम लोग 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी की तरफ बढ़े, है ना, क्योंकि फेज है इसका भी। पहला फेज हमने देखा कि किस तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनते थे। दूसरे फेज में अगर हम देखें 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी के अंदर दीवारों और गुंबदों की सतह के लिए टाइलों का भी उपयोग किया गया था, ठीक है। अब दीवारें बनी है, गुंबद बनी है ऊपर सारी की सारी, उसमें टाइलें लगने लगी, ठीक है। टाइलों से उनको बहुत अच्छे से सजाया जाता था, अच्छे तरीके से। जैसे आज के घरों में आप टाइल्स वगैरह देखते हैं, जमीन के ऊपर लगी हुई होती है जैसे, ठीक है, वैसी टाइलें लगाई जाती थी, दीवारों के ऊपर भी टाइलें। और आज के समय में कई घरों में आप दीवारों पर भी टाइलें देखोगे, है ना। तो ऐसी टाइलें मॉन्यूमेंट्स में लगाई जाती थी उस समय। तो उस समय के मॉन्यूमेंट्स में ये सब टाइल्स या मार्बल्स का प्रयोग किया जाने लगा जब हम लोग बात करें 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी। ये दूसरा फेज है। मुगल वास्तुकला में भी ये सीधा सीधा एंटर करेगा जब हम लोग इस तरीके की वास्तुकला को देखेंगे। और इन्हीं फेजेस के अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई देती, ठीक है। नक्काशी, जालियों का प्रयोग, है ना। नक्काशी को बेसिकली कैलीग्राफी भी हम कह सकते हैं। कैलीग्राफी यूज यहाँ पे होना शुरू हो गया था। बड़े बड़े कैलीग्राफिस्ट बुलाए जाते थे जो कैलीग्राफी का कार्य करते थे। उन्हें अरब से बुलाते थे, फारस से बुलाया करते थे, इराक, ईरान से बुलाया करते थे। और वो क्या करते थे, दीवारों के ऊपर कुछ ऐसे आर्किटेक्चर्स बनाते थे जो देखने में बड़े उभरे उभरे से दिखाई देते थे और बड़ा मुश्किल लगता है कि इनको बना कैसे दिया गया होगा। आज के समय में आप कभी भी किसी भी मॉन्यूमेंट पर विजिट करोगे जाके अगर, तो देखोगे दीवार के
ऊपर भी बहुत ज्यादा उकेर के कुछ लिखा गया है, कोई डिजाइन बनाई गई है उसके ऊपर, ये सब चीजें नक्काशी के तौर पर यहाँ देखती है। जालियां भी कुछ इस तरीके की बनाई गई। ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स आप जो भी देखोगे मुस्लिम आर्किटेक्चर्स में, उसमें जालियां जरूर दिखेंगी आपको, है ना। हर मॉन्यूमेंट में जाली का एक आकार जरूर दिखता था, वो भी एक कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मोज़ेक डिजाइन और पेट्रा डोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप जितना मुगल आर्किटेक्चर देखोगे, उस मुगल आर्किटेक्चर में कहीं ना कहीं इन चीजों का बहुत बड़े लेवल पर उपयोग किया जाने लगा। जैसे हम लोग बात करें पेट्रा डोरा, पेट्रा डोरा एग्जाम्पल के तौर पर ताजमहल देख लो, ठीक है। ताजमहल की जो पूरी वास्तुकला है वो इसी वास्तुकला पे डिपेंडेंट है और इसी के ऊपर कहीं ना कहीं उसको निर्धारित करके बनाया गया। अभी बताता हूँ क्या है, पहले ये समझ लो। एक टेसेलेशन डिजाइन भी होती है, टेसेलेशन डिजाइन, या फिर हम इसको मोज़ेक डिजाइन बोलते हैं। मोज़ेक डिजाइन आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, एक आर्ट फॉर्म होती है, उस आर्ट फॉर्म में क्या होता है, अलग अलग बॉक्सेस को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और जब हम सारे बॉक्सेस जोड़ते चले जाते हैं तो एक आकार बन के दिखता है ना ऐसा। जब हम अलग अलग बॉक्सेस को जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते चले जाए, उनको जब जोड़ेंगे तो एक आकार बन जाता है। वो किसी मॉन्यूमेंट का, किसी ह्यूमन फिगर का भी आकार बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो ये एक डिजाइन क्या कहलाती है, मोज़ेक डिजाइन कहलाती है। इसको किसी बिल्डिंग के ऊपर पहले बनाया नहीं जाएगा, इसको पहले क्या करा जाएगा, जमीन पे रख के आराम से इसकी डिजाइन क्रिएट की जाती थी अलग अलग चीजों को मिला के, ठीक है। अब वहां पे उनके पास पत्थर होते थे या जो भी चीजें होती थी उनको आपस में मिलाते थे और मिला के एक बढ़िया सा डिजाइन क्रिएट करते थे, जिसको वो लोग बाद में दीवारों पे लगा देंगे या फिर किसी बिल्डिंग की बाहरी सतह पे लगा देंगे। इस डिजाइन को क्या कहते थे, मोज़ेक डिजाइन। और ऐसी डिजाइन के अंदर आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भारत में देखने को मिलेंगे, जैसे मांडू का किला, ठीक है। मांडू का किला बना तो वो मोज़ेक डिजाइन के अंदर ही बना। ऐसी डिजाइन को क्रिएट किया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मोज़ेक डिजाइन के ऊपर बनाया गया, इस तरीके से उसको क्रिएट किया गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। पेट्रा डोरा क्या होता है, पेट्रा डोरा का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने देखा होगा, चलो इसका डायग्राम देख लो पहले, ये ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, पेट्रा डोरा, हम इसको इस चीज को बोल रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, जो हमें छत दिखाई देती है, बेसिकली जो छत का आकार दिखाई देता है, वो छत के आकार के लिए टाइलों के ऊपर कुछ डिजाइन्स क्रिएट की जाती है। जिन डिजाइन्स को फूलों के आकार में, है ना, उस आकार में क्रिएट किया जाता है। ये डिजाइन बेसिकली आपको हर मुगल आर्किटेक्चर में दिखाई देगी, जिसमें ताजमहल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगर आप ताजमहल के इनर पार्ट में विजिट करोगे, जो इनले है पूरा का पूरा ताजमहल का, वो इनले इसी डिजाइन पे क्रिएट किया गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें मुगल वास्तुकला के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर दिखाई देगा। ये पेट्रा डोरा की जितनी भी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स बने, उसमें इस तरीके की वास्तुकला छतों पे हमें बेसिकली ज्यादा दिखाई देती थी, ठीक है। हाँ, गई देखा ये डिजाइन अंदर है। हाँ हाँ, पहले घूम लिए, जाने के बाद तब तो नहीं समझ आया होगा, लेकिन आप डिजाइन समझ आ रहे होंगे कहाँ का। देखिए, जितनी भी चीजें भारत के अंदर किसी भी सोच के साथ बनाई गई है, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साइंस है और लॉजिक रहा है। विदाउट लॉजिक भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाहे वो कोई भी टेम्पल आर्किटेक्चर हो, कोई भी आप वास्तुकला में मुस्लिम आर्किटेक्चर देख लो, ऐसा हुआ ही नहीं है कि बिना लॉजिक के उन्होंने बना दिया, ठीक है। और आज के समय में अगर आप इसको देखोगे, ये आज भी उसी फॉर्म में है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जरा सी भी ये अभी थोड़ी बहुत भी डल हुई हो, है ना। आज भी हमें ऐसी फॉर्म में दिखाई देती है, एकदम प्योर फॉर्म में दिखाई देती है। तो उस समय की क्वालिटी भी होती थी, लोग उस तरीके की चीजें भी लगाते थे और ऐसी चीजें होती थी। अभी ताजमहल की बात करेंगे तब करेंगे। एक होता है डैडो पैनल, ठीक है। डैडो पैनल बेसिकली ये भी हमें मुगल वास्तुकला में देखने को बहुत ज्यादा दिखाई दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत से इसकी शुरुआत हो गई थी। डैडो पैनल बेसिकली इस बात को बोल सकते हो आप, जैसे ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री का नीचे का जितना इलाका है, मान लिया यहाँ तक, तो निचली दीवार की सतह पे टाइलें लगी होंगी चारों तरफ, ठीक है। निचली दीवार की सतह पे क्या लगी होंगी, टाइलें लगी होंगी, और उन टाइलों के ऊपर कुछ इस आकार में डिजाइन बना होगा। तो निचली दीवार की सतहों पे बनने वाले डिजाइन को क्या बोलते थे, डैडो पैनल बोला करते थे। और ये कहाँ होती थी, ऊपरी सतह पे या छतों के ऊपर बनने वाली डिजाइन होती थी। डैडो पैनल निचली सतह पे बनने वाली डिजाइन होती है। जैसे घरों के अंदर टाइलें अगर लगती हैं तो लोग फर्श के अलावा थोड़ी थोड़ी उठा के यहाँ पे भी लगवा देते, है ना, चारों तरफ। तो वो टाइलों के आकार होते हैं। टाइलें आज के समय में घरों में जो लगती हैं वो डिजाइनदार तो नहीं, प्लेन लगाते हैं लोग, लेकिन इस समय में ये सब डिजाइनदार टाइलें वालों का प्रयोग ज्यादा होता था। तो आप ऐसे मुगल जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें इन सारी चीजों का प्रयोग होते हुए देखोगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको भारत के अंदर
जब मुगल आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ तो सजाने के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो हमें सजाने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है उन वस्तुओं को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंस में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। मुगल वास्तुकला में बेसिकली कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जो अन्य वास्तुकलाओं में नहीं पाई गई, ठीक है। तो आप वहां पे इन वास्तुकलाओं के एग्जाम्पल के तौर पर ये एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके ऐसी डिजाइन बना देना, वो तो बनेगी भी नहीं, ठीक है। बनना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, डिजाइन नहीं बना सकते, लेकिन इनके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसी चीज है। इसके बाद में हमें गुंबद नुमा या फिर कहीं ना कहीं ये चीजें भी दिखाई देती हैं कि छतों में मतलब क्या होता था, बेसिकली छतरी नुमा आकार बनना शुरू हो गया, जिसको बाद में धीरे धीरे कह सकते हैं हम डबल डोम स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया भारत के अंदर, है ना। पहले एक तो डोम, एक गुंबद दिखाई देता था हमें प्रॉपर तरीके से, बाहर से एक गुंबद दिखाई देता था। अब गुंबद के ऊपर भी एक गुंबद बनने लगा, ठीक है। तो गुंबद के ऊपर गुंबद का मतलब क्या हुआ, एक गुंबद तो बेसिकली बिल्डिंग मॉन्यूमेंट को तैयार करने के लिए बनाया गया, ठीक है। और एक ऊपरी जो गुंबद को बनाया गया वो दिखाने के लिए सजावट के तौर पर कि बाहर से खूबसूरत दिखाई दे। सिर्फ इस वजह से उन्होंने क्या करा, बाहरी गुंबद को और ज्यादा क्रिएट कर दिया, ठीक है। जैसे आप जब भी लखनऊ के अंदर जाएंगे तो लखनऊ में डबल डोम स्ट्रक्चर के कुछ आप एग्जांपल्स देखोगे, लाइक बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है। तो बड़ा इमाम बाड़ा एक एग्जांपल के तौर पर आप देखोगे डबल डोम स्ट्रक्चर में बना हुआ, और ऐसे कई तरीके के स्ट्रक्चर भारत के अंदर बाद में बनते चले गए, हम बात करेंगे धीरे धीरे। तो ये सब देखिए इसके तरीके, किस किस तरीके से इन्होंने भारत के अंदर मुगल वास्तुकला को इंपॉर्टेंट रूप दिया होगा, ठीक है। कुछ सामग्रियां जो इसमें यूज होती थी वो सामग्रियों की भी बात करें। पहली चीज तो दीवारें काफी मोटी होती थी, है ना। पहले की दीवारें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोर पतली भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन ये दीवारें बहुत मोटी होती थी। जैसे हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, हमने टेम्पल आर्किटेक्चर में एक जगह बात करी थी कि टेम्पल आर्किटेक्चर में कहीं कहीं 2 मंजिला भी इमारतें दिखी, ऐसा दिखा ना। जब हम बात कर रहे थे अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप और फिर बाद में शिखर की बात कर रहे थे, ऐसी जगह पे आपको दीवारें बहुत मोटी दिखाई देंगी। लेकिन मान लिया कोई सिर्फ शिखर पे ही बना हुआ मंदिर है जिसमें सिर्फ गर्भगृह है, क्या उसकी दीवारें मोटी होंगी? नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पे उन्होंने कभी भी उसको डबल स्ट्रक्चर बनाने की नहीं सोची होगी, इस वजह से। अब यहाँ मुगल आर्किटेक्चर में जितनी भी बिल्डिंग्स बनती थी ज्यादातर क्या होती थी, डबल स्ट्रक्चर ही बनने को देखने को मिलते थे। सतह होती थी, सतह के ऊपर एक सतह जरूर होती थी, उसके ऊपर एक सतह जरूर होती थी। तो इस वजह से दीवारें काफी मोटी होती थी और ज्यादातर मलबे से बनाते थे ये लोग। जितना भी टूट फूट रोड़ा ओड़ा जितनी भी चीजें होती थी उस सबको कलेक्ट करके स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास किया करते, है ना। चूना पत्थर या प्लास्टर, ठीक है, या कहीं ना कहीं उससे तैयार करके उसको लेपा भी जाता था। जैसे हम लोग आज के समय में सीमेंट से लेप देते हैं उसकी खूबसूरती के लिए, लेकिन ये लोग क्या करते थे, चूना पत्थर या उसको प्लास्टर बना के तैयार करके उन दीवारों के ऊपर लेप दिया करते थे। तो जितना भी मलबा होगा वो मलबा अंदर दब जाएगा, है ना, और आपको ऊपर कहीं ना कहीं खूबसूरत तौर पर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद पत्थर इसमें कौन कौन से यूज हुए हैं मुगल वास्तुकला में, जैसे बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर इसमें यूज हुआ है, ठीक है। क्वार्टजाइट यूज हुआ है, बफ यूज हुआ है, संगमरमर आदि। बफ, क्वार्टजाइट, ये बेसिकली कुछ इस तरीके के पत्थर भारत के अंदर है। इसके अंदर हम लोग संगमरमर भी यूज कर सकते हैं। संगमरमर भी एक तरीके का मार्बल है जो सामग्रियों में यूज हुआ होगा, ठीक है। ग्रे पत्थर भी यूज हुआ है, अलग अलग तरीके के पत्थर यूज होते थे। और इसमें कई सारे पत्थर अगर आपको लगता हो कि बाहर से आए थे, फारस से आए होंगे, ईरान से आए होंगे, इराक से आए होंगे, तो ये गलतफहमी है। भारत के अंदर ही ऐसे पत्थर होते थे जिन पत्थरों से निर्माण किए जाते थे, ठीक है। इवन भारत के पत्थरों को बाहर लोग ले जाते थे और यहाँ पे यूज करते। जैसे मरकना एक जगह है, अगर आप जाओगे कहाँ पे, राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो वहां पे जो पत्थर बनता था संगमरमर, ठीक है, संगमरमर के लिए बहुत पॉपुलर जगह, ठीक है, राजस्थान के अंदर। उसी संगमरमर के पत्थर को यूज किया गया ताजमहल में, ठीक है। राजस्थान से मरकना की जगह से लाया गया वो पत्थर राजस्थान से कहाँ यूज किया गया, ताजमहल में यूज किया गया। तो भारत के अंदर भी ऐसे पत्थर बनते थे, ठीक है। कई तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स की हमें टाइलें भी दिखाई देती हैं यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, मैंने अभी तक बोला ईंटों का प्रयोग नहीं दिखता था हमें, हम पत्थरों पे कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पे देखते थे। 17वीं शताब्दी से कहीं ना कहीं ईंटों का प्रयोग दिखना शुरू हो गया था, ठीक है। 17वीं शताब्दी की बात अगर हम लोग करें, किसका शासनकाल रहा होगा 17वीं शताब्दी में? अगर हम बात करें तो शाहजहां हो सकता है, जहांगीर हो सकता है, अकबर हो सकता है, ये सब लोग कहीं ना कहीं इस समय में होंगे। तो इनके समय में धीरे धीरे प्रयोग होने लगा अब ईंटों का भी, ठीक है, ईंटों से भी प्रयोग होने लगा, ठीक।
अब देखिए बेसिकली इसके घटक की बात करें कि कौन कौन से तरीके के मॉन्यूमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, तो पहली चीज तो मीनारें होती हैं, ठीक है। मीनारों को बेसिकली स्तंभ या टावर के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जब यहाँ पे बनी तो इसके कुछ एग्जाम्पल कुतुब मीनार, दौलताबाद किला और चार मीनार है। इनके अभी हम लोग नीचे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। भारत के अंदर जो मीनारें बनी, इन मीनारों को मकसद जो था उस मकसद को सिर्फ और सिर्फ समझना है हमें कि मीनारों को बनाया ही क्यों गया। क्या सिर्फ सुंदरता दर्शाने के लिए या दूसरे पुराने आर्किटेक्चर से अलग करने के लिए बनाया गया होगा या और भी कोई कारण रहा होगा, ठीक है। दो बड़े कारण इसके पीछे थे मीनारों को बनाने के, ध्यान रखिएगा। पहला बड़ा कारण था धार्मिक उद्देश्य को पूरा करना। धार्मिक उद्देश्य कैसे पूरा होगा? मीनारों की टॉप पोजीशन पे माइक या फिर इस तरीके की चीजें पहले तो नहीं दिखती थी, तो लोग ऊपर तक जाके अजान दिया करते थे या अपने कहीं ना कहीं नमाज के लिए लोगों को बुलाने का काम किया करते थे, या अनाउंसमेंट्स होते थे जितने भी, वो सब मीनार की टॉप चोटी से कहीं ना कहीं हुआ करते थे। तो एक तरीके से मीनार का प्रयोग ये था। दूसरा प्रयोग इसका यह था कि राजा इसको बनवाता इसलिए था कि दूर दूर से लोगों को दिख जाए कि एक मीनार कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है और सबसे ऊंची मीनार है। इसलिए भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली अगर शासक है तो कौन है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए भी ये लोग मीनारों को बनवाते होंगे। धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति और शक्ति प्रदर्शन, ये बेसिकली मीनारों को बनवाने का एक तरीका भारत में रहा होगा, ठीक है। तो मीनारों का निर्माण इस वजह से होता था, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं मकबरे। बेसिकली जैसे मकबरों की अगर बात करें तो स्मारक है ना, स्मारक के तौर पर या कब्रों के तौर पर मकबरों को बनाया जाता था। मकबरों को बनाने के पीछे के भी कई सारे कारण थे। सबसे पहली चीज तो ये कि कहीं ना कहीं अवशेष को वापस कहीं ना कहीं ऐसी जगह प्लेस कर देना आने वाले इतिहास में जो उनको स्थान मिल सके और हमेशा लोग वहां पे जाके याद कर सके कि भाई भारत के अंदर कोई ऐसा शासक या कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा। तो मकबरों को बनाने का ये प्रचलन रहा होगा। मकबरे आप लोग समझ ही रहे हो, मैंने कब्र स्थान बताया था आपको जहाँ कब्रें वगैरह बनती थी, ठीक है। जैसे आप हुमायूं का मकबरा देखते हो, हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है ना, हम लोग देखते हैं वहां पे बड़ा सा मकबरा बना हुआ है। और हुमायूं का मकबरा इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि ये मकबरा नहीं एक शहर है प्रॉपर तरीके से। शहर इसलिए बोला जाता है यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक हुमायूं की कब्र नहीं है, लगभग मुगल खानदान में जितने भी लोग मरते थे सबका कब्रिस्तान ही बन गया था एक समय में। ये 150 से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुगल लोगों की कब्रें यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो हुमायूं ही नहीं, एक इंपॉर्टेंट नाम आप इसमें दारा शिकोह भी सुनोगे, दारा शिकोह की भी कब्र यहीं पे आपको दिखाई देगी, है ना। तो कई तरीके के मुगल ऐसे लोग हुए जिनकी कब्रें यहाँ पे बनी होती थी या इस तरीके की चीजें होती थी, ठीक है। कब्रों को बेसिकली या मकबरों को बनाने के आसपास के स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखिए। जैसे आसपास में बगीचे बनाए जाते थे या कहीं ना कहीं जलाशय बनाए जाते थे। जब भी आप ऐसी जगह पे विजिट करोगे, जैसे हुमायूं के मकबरे पे अगर आप जाओगे या किसी भी बड़े मकबरे के ऊपर अगर आप जाओगे तो वहां देखोगे एक जलाशय दिखेगा और जलाशय के आसपास में आपको एक बगीचा भी दिखाई देगा, ठीक है। तो एक बगीचा भी दिखाई देता है, जलाशय भी दिखाई देता है, ऐसी कुछ चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो ऐसी जगहों पे इन चीजों को बनाया जाता था, तो मकबरे के रूप में ये चीजें प्रचलित हो जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा बहुत चारबाग शैली का भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हुमायूं का जो मकबरा फॉर एग्जाम्पल या जो भी मकबरे बनते थे उनमें चारबाग शैली का भी थोड़ा बहुत आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे हमने बताया जलाशय भी होता था और बगीचे भी होते थे, और जलाशय बगीचे जहाँ पे वहां पे चारबाग शैली का एक एग्जाम्पल भी दिखता है ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। भारत के अंदर इनके अलावा जितने भी पार्क्स भी बने, इवन ओपन पार्क्स आज के समय में जो बनते हैं, उन पार्क्स को भी अगर आप देखोगे, बड़े बड़े जो पार्क बनाए जाते हैं उन पार्क में दो चीजें बहुत ध्यान रखी जाती हैं, एक जलाशय और एक बगीचे, प्लांटेशन, है ना। इन दो चीजों को बहुत ध्यान रखा जाता है और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कारण क्या है, उसी चारबाग शैली से ये लोग थोड़ा बहुत परिचित हैं, जिस चीज को ये लोग आज भी उपयोग में लाते हैं, ठीक है। तो ये मकबरे भारत के अंदर बने। मकबरे के बाद में सराय की बात तो हम लोग कहिए ना, इनका कारण यही है कि जितने भी व्यवसायी लोग बाहर से आते थे उनके रुकने के लिए, रहने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस था और उन प्लेस में यहाँ पे लोग रहते थे और रहने के बाद में अपना व्यवसाय या फिर कह सकते हो व्यापार करने के लिए भारत के अंदर एकत्रित हुआ करते थे। तो ये सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर सराय के अंदर देख सकते हो।
तो सबसे ज्यादा सराय भारत के अंदर अगर किसी ने निर्मित किए थे तो वो शेरशाह सूरी का नाम हम लोग पढ़ते हैं, तो शेरशाह सूरी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग इस चीज को कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सराय हो गए। ठीक है, आम लोगों के लिए संरचनाएं बनती थी, जैसे वहां पे खानकाह बनते थे, खानकाह रहने की जगह, या फिर कह सकते हो आप सूफी संतों के लिए जगह होती थी, है ना। इमारतें बनती थी कुछ ऐसी जहाँ पे लोग जाते थे, विजिट करते थे, घूमने फिरने के लिए चले जाए, है ना, ऐसी जगह बनती थी। निवास स्थल बनते थे कई तरीके की, मस्जिदें बनी, मस्जिदों में लोग आम लोगों के लिए बन रही है, किसी बड़े व्यक्ति या शहंशाह के लिए थोड़ी बन रही है, तो आम लोगों के लिए ऐसी तमाम आम इमारतें भी इस समय में लोगों के भी उपयोग के लिए या निजी उपयोग के लिए भी निर्मित की जाती थी। तो ये संरचनाएं, ऐसी एक गुंबद का भी प्रयोग किया जाता था। गुंबद नुमा स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं भारत के अंदर जब लाया गया तो ये कह सकते हो सीधा सीधा हमें ईरान या फारस की जो शैली है उस शैली को भारत के अंदर लाके सीधा सीधा रख दिया गया। तो एक तरीके से भारत के जो सबसे टॉप के स्ट्रक्चर होते थे, उन टॉप के या ऊपर के नुमा के जो भी स्ट्रक्चर होते थे उनको गुंबद नुमा बनाया जाता था। ठीक है, ये एक तरीके से विभाजित करने के लिए कि अगर वास्तुकला एंशिएंट इतिहास में ऐसी रही है तो मॉडर्न या मेडिवल इतिहास में ऐसी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या करा गया, गुंबदों को बनाया गया, ये गुंबदनुमा आकार दिया गया था, इस तरीके की चीजों को दिया गया था। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अब एक एक करके बात कर लेते हैं हम लोग। मांडू शहरी दे दिया इसके अंदर पूरा। मांडू बेसिकली मांडू का किला या फिर मांडू शहर, इन तमाम चीजों के लिए काफी ज्यादा विस्तारित है। कहाँ पड़ता है मांडू? मालवा। मालवा का गुजरात, हाँ राजस्थान, और कुछ और भी बच गया कुछ? गुजरात, राजस्थान, मालवा। मालवा नहीं पता? हाँ, मध्य प्रदेश। चलो एक और राज्य आ गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और चले कहीं? थोड़ा भारत भ्रमण कर ही लेते हैं और थोड़ा महाराष्ट्र घुमाते चल के। हाँ, मांडू का शहर बसाया गया था। कहाँ बसाया गया था? प्रॉपर पूरा शहर कह लीजिए। मांडू कहाँ पड़ता है? मालवा बता दिया मैंने। मालवा भी एक इम्पोर्टेंट जगह है, कहाँ पड़ती है? 3-4 ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, मुझे चुनना पड़ रहा है इसमें से सही कौन सा। एमपी ही होगा, मध्य प्रदेश। हाँ भाई बताइए, कोई और? एमपी ही होगा। कितने लोग हैं एमपी वाले? 2-3 बस। गुजरात वाले 1-2 गुजरात वाले। अच्छा, और राजस्थान वाले भी थे कुछ लोग? राजस्थान वाले, चलो ठीक। और बाकी सारे लोग? बाकी सारे लोगों को नहीं पता मांडू कहाँ पड़ता है। मांडू के बारे में कोई कहानी वानी सुनी तुम लोग? नहीं सुनी। मांडू के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जब अकबर के शासनकाल की बात कर रहे थे, हुमायूं की बात कर रहे थे, तब हमने मांडू शहर की भी बात की थी, है ना। मांडू के अंदर गए थे लोग, क्या क्या हुआ था, कैसी चीजें हुई थी, बात की थी ना। मांडू किला बना था, ये सब चीजें हुई थी। अफगान शासकों ने कुछ समय के लिए यहाँ पे शासन किया, ऐसी सब चीजें बात की थी, है ना। मांडू अच्छा किसके कंट्रोल क्षेत्र का पार्ट था? इससे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, किसके कंट्रोल में आता था मांडू? भारत में कौन सा ऐसा प्रांतीय शासक रहा होगा जिसके कंट्रोल में मांडू का शहर आता था? पढ़ चुके पूरा इतिहास तुम लोग, तभी पूछ रहा हूँ मैं, ये वरना नहीं पूछता मैं, फिर तो मैं बता देता सीधा सीधा। ऑप्शन भी देने, ऑप्शन भी देने पड़ेंगे, फिर क्या मतलब ऑप्शन देने का? प्रीलिम्स वाला में पूछ ही नहीं रहा, तो मेंस पढ़ा रहा। एमपी में ही आएगा। मांडू शहर, मालवा, जब मैं बात कर रहा हूँ, मालवा के अंदर कुछ शासक पाए जाते थे जिन शासकों का कंट्रोल भारत के अंदर दक्षिण भारत को और विस्तारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मालवा का प्रॉपर तरीके से पठार है पूरा, मालवा पठार जिसको हम कहते हैं। जो आप लोग नाम ले रहे हो ना, वो ठीक ले रहे हो कि मालवा का पठार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे इलाकों से होता हुआ जाता है, बट पर्टिकुलर मांडू शहर मध्य प्रदेश का पार्ट है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ का? मध्य प्रदेश में ये बेसिकली विस्तार इसका जो हुआ था वो राजस्थान तक हुआ था, वो ठीक बात है, लेकिन बेसिकली कहाँ पे? मध्य प्रदेश। तो कौन कौन था मध्य प्रदेश वाले? तुम थे? हाँ, 2-3 लोग थे। ठीक है, तो मांडू शहर बेसिकली, ठीक है। तो मांडू शहर के बारे में हम लोग बात,
तो मैंने मालवा इसीलिए तो पूछा था, वो भी तो उसी के विस्तार क्षेत्र का पार्ट था, है ना। तो मैंने मालवा क्षेत्र, अब मांडू से रिलेटेड मालवा पूछा था। अब मालवा के अंदर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विस्तारित, बट मांडू बेसिकली कहाँ पे, वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलो अच्छा हुआ इस बार मैंने ऐसे ही दिखाया, बस ऐसे नहीं दिखाया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से जो शुरू हुआ था मांडू शहर की स्थापना, या कहीं ना कहीं हम लोग इसकी अगर बात करें, चर्चा करें, तो आर्किटेक्चर में इसका जो इरा दिखाई देता है वो दिखाई देता है होशंग शाह के काल से। ठीक है, होशंग शाह भारत के अंदर एक गौरी राजवंश था। गौरी राजवंश के तौर पर ये भारत में मांडू शहर में राज किया करते थे। समय काल है 1401 से 1561। ठीक है, और इसी समय में मांडू की कई सारी स्थापनाएं, कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। स्थापत्य कला के तौर पर मांडू का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। तो पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, होशंग शाह का नाम जो गौरी राजवंश से था, वही राजवंश जो चला आया है किससे, गौरी साम्राज्य से। ठीक है, उसी राजवंश का एक क्षेत्रीय राजवंश गौरी राजवंश हमें दिखाई देता है, जिसने भारत के मांडू शहर के ऊपर यहाँ पे दक्कन की तरफ अपना विस्तार किया था। ये है होशंग शाह का साम्राज्य। तो गौरी राजवंश में ये पाया जाता था मांडू शहर, जिसकी स्थापना यहाँ की है। ठीक है, यहाँ बेसिकली जो चीजों का निर्माण हुआ, उन निर्माण में हम बात करेंगे कि मध्यकालीन प्रांतीय शैली अगर सबसे ज्यादा विकसित देखी जाती है तो वो मांडू में देखी जाती है। प्रांतीय शैली में इसको क्यों बोल रहा हूँ मध्यकालीन प्रांतीय शैली, क्योंकि प्रांतीय शैली में ये एक तरीके से स्वतंत्र क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के ऊपर राजाओं का, मुगल शासकों का, दिल्ली शासकों का कंट्रोल इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट नहीं था। इसलिए एक तरीके से क्या है, प्रांतीय क्षेत्र है। ठीक है, मांडू की जो वास्तुकला है, वो वास्तुकला कहीं ना कहीं हमें ऐसी भी दिखाई देती है कि दिल्ली की वास्तुकला जैसे आप देखोगे, मतलब एक तरीके से इसमें कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा कह सकते हो कि जितना विस्तार दिल्ली में हुआ वास्तुकला का, सबसे ज्यादा विस्तार आप दिल्ली में ही देखोगे वास्तुकला का हुआ है भारत के अंदर, इतना ही विस्तार हमें मांडू में भी देखने को मिलता है। तो हम उस लेवल पे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी कलाओं के बेसिस पे नहीं कि आर्किटेक्चर भी सेम दिखते होंगे, ऐसा होता होगा, नहीं। मांडू कला का और दिल्ली कला का अगर आपस में कंपैरिजन करना है तो विस्तार क्षेत्र पे आप कर सकते हो, कि विस्तार जिस तरीके से दिल्ली में हुआ वैसे ही विस्तार हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई तरीके के आप कह सकते हो कि मंडप भी बने मांडू के अंदर। अगर हम बात करें तो मंडपों का भी विकास हुआ, और मंडप किसका फीचर है, टेम्पल्स का। ठीक है, तो टेम्पल्स के फीचर भी मांडू शहर के अंदर हमें दिखाई देते हैं। कई तरीके की मस्जिदें भी बनी, जलाशय, बावलियां बनी। बावलियां समझते क्या होती, बावली वगैरह या बावली वगैरह समझते क्या होता? मैंने एक बार एग्जांपल दिया है बावली का क्लास में, जब चिरागे रहनी पढ़ा रहा। याद है कुछ? नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली के बारे में बता रहा था मैं आपको, तब मैंने बावली के बारे में बताया था। क्या होता बावली है? इसमें चिराग जलता हो तब मुझे सुनाई नहीं देता क्या? चिराग जलता हुआ बावली हो जाएगी। देखो, बावली बेसिकली उस चीज को बोला जाता है, जैसे मैंने आपको चिरागे डेलवी की बात बता रहा था, तो आप जब जाओगे ना उस दरगाह से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो दरगाह के पास में आपको दिखाई देगा एक बावली बनी हुई है। बावली बेसिकली एक ओपन प्लेस है जहाँ पे एक तालाब टाइप का बना हुआ होता है। ठीक है, तालाब वगैरह, या फिर कह सकते हो आप एक जलाशय की तरह बना हुआ होता है। उस तालाब के एरिए को या उस इलाके को बावली बोला जाता है, जहाँ पे बेसिकली लोगों के पानी पीने, पानी से कई सारी चीजों के उपयोग का एक कहीं ना कहीं जगह पूरी बनाई गई होती है, वो बावली एक तरीके से कहलाई जाती है। ठीक है, तो आप इस समय में देखोगे बावली वहीं पे बनी हुई है। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल भी ये दिया था कि बावली यहाँ पे जो बनी है, वहीं पे जो चिरागे दिल्ली के पास में जो बावली बनी, उसी बावली के पानी से चिराग जला दिए थे चिरागे दिल्ली, तभी तो उन्हें बोला जाता था, है ना। इसी वजह से उन्हें चिरागे दिल्ली का नाम दिया गया था। तो उसी पानी से उन्होंने चिराग जला दिए थे, इस वजह से उन्हें नाम दिया गया था टाइटल। चमत्कार थे उस समय के लोगों के, तो इस वजह से उन्हें बोला जाता था। तो इस वजह से हम लोग वो बावली का ही एग्जाम्पल देते हैं। तो ये बावलियां बनाई जाती थी जगह जगह पे लोगों के लिए। ठीक है, युद्ध केंद्र वगैरह ऐसी जगह मांडू के शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े युद्ध केंद्र बने थे। ठीक है, लोग सेंटर्स के तौर पे, जैसे आज के समय में आप देखते हो कभी कभी क्या होता है, दो देशों के बीच में आर्मी ट्रेनिंग होती है ना, जिसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं मित्रता के लिए भी की जाती है, किसी दूसरे दुश्मन से बचने के लिए भी की जाती है। ऐसे ही कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए थे मांडू शहर में, और वहां पे लोग जाया करते थे ट्रेनिंग्स के लिए। बड़े बड़े मुगल शासकों, दिल्ली शासकों या दक्षिण के शासकों मांडू शहर में उन
वहां पे जो केंद्र होते थे, युद्ध केंद्र होते थे, उनके अंदर जाके विजिट करते थे। दूसरा, मांडू शहर के बाद एक एग्जांपल ताजमहल का भी है। ताजमहल भी एक एग्जांपल के तौर पर है, हम लोग देख सकते हैं मध्यकालीन इंडो इस्लामिक कला। ठीक है, इसके बारे में कुछ विवरण हम लोग नीचे पढ़ेंगे जब हम शाहजहां की बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आप उदाहरण के तौर पर इसको ताजमहल को देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में गोल गुंबद, कहाँ पे है गोल गुंबद? बीजापुर। कहाँ है बीजापुर? कर्नाटका में, कर्नाटका, गोल गुंबद कर्नाटका, बीजापुर कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, पुडुचेरी कहाँ चली? ठीक है, जामा मस्जिद। ठीक है, उसके बाद जामा मस्जिद, दो एग्जांपल बताए मैंने आपको, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जामा मस्जिद के, हम लोग भारत के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जामा मस्जिद का भी फॉर्मेशन हुआ। कुतुब मीनार, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मध्यकालीन वास्तुकला में कुतुब मीनार देखते हैं हम लोग। कुतुब मीनार की भी यहाँ पे स्थापना। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में भी डिटेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग। चांद मीनार, ठीक है, चांद मीनार का भी जिस तरीके से कुतुब मीनार, उसी तरीके से आप यहाँ पे चांद मीनार को भी देखोगे। तो चांद मीनार के अंदर भी कुछ वास्तुकला एक अलग तरीके की आपको दिखाई देगी, उस वास्तुकला की बात करेंगे। चांद मीनार में कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार। ठीक है, इसमें किस तरीके के पत्थर का, कौन से स्टोन का यूज किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बारे में भी आगे बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर बाद में हुमायूं का मकबरा, इसकी बात अभी हम लोग करेंगे डिटेल में कि जब हुमायूं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अन्य उदाहरण में लाल किला, ठीक है, जानते हैं आप लोग, रेड फोर्ट के बारे में जानते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2007 में घोषित किया गया इसे, तब से ये लाल किला वहां पे है। ठीक है, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के बाद बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद पे एक अन्य उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, ये भी मुगल आर्किटेक्चर का एक अच्छा उदाहरण है। आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला आगरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आगरा फोर्ट एक रेजाइडिंग प्लेस भी था और कहीं ना कहीं शासक के रहने की जगह के तौर पे भी जाना जाता था। इसमें हरम वगैरह भी होता था। ठीक है, हरम बेसिकली महिलाओं के रहने की जगह, ठीक है, जहाँ पे अंदर महिलाएं वगैरह रहा करती थी। तो ये बेसिकली आगरा किला भी यहाँ पे था। फतेहपुर सीकरी, ये तो पूरा शहर कह दूं अगर मैं अकबर ने बसाया तो इसको बात को कहने में बिल्कुल भी जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि फतेहपुर सीकरी एक ऐसा शहर है जिस शहर के अंदर चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे वो धार्मिक वास्तुकला हो या किसी भी तरीके की पॉलिटिकल वास्तुकला हो, हर तरीके का निर्माण यहाँ पे अकबर ने कराया था। तो फतेहपुर सीकरी एक इंपॉर्टेंट प्लेस के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे बुलंद दरवाजा, पंचमहल, ठीक है, या फिर सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सब इसके एग्जाम्पल है। जोधाबाई का महल भी यहाँ पे देखा जाता है। इसको बेसिकली जोधाबाई का महल कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हरकाबाई का महल है, ये बात ध्यान रखिएगा। जोधाबाई बस पॉपुलर है, नाम सही नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मरियम उस जमानी जिनको बोला जाता है वो जोधाबाई नहीं है, हरकाबाई। ठीक है, जहां जहां आपको जोधाबाई दिखता हो आज तक उसको रिप्लेस कर देना हरकाबाई से। ठीक है, क्योंकि अकबर की वाइफ का नाम जोधाबाई नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ कहानियां हैं, कहानियों में ऐसा लिखा गया है, एक्चुअल तथ्य ये नहीं है। नाम हरकाबाई है, हरकाबाई के नाम से ही प्रचलित है और उन्हीं नाम से जाना जाता है। इतिहास में हर जगह आपको हरकाबाई ही दिखेगा, जहां जहां रिटन एविडेंसेस देखोगे। सुनने में, कहानियों में सुनोगे तो जोधाबाई दिखाई देगा। एक्चुअल में जोधाबाई जो थी वो अकबर के बाद में जहांगीर आए हैं, जहांगीर की वो वाइफ थी, तभी जोधाबाई वहां पे आप देखोगे उनको। ठीक है, ये कहानियों को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कहीं कहीं कर दिया गया, इस वजह से ये पॉपुलर हो गया था, बस इस वजह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो हाँ, अकबर की वाइफ, हाँ, मरियम उज़ ज़मानी अकबर की वाइफ, हरकाबाई उन्हीं को बोला जाता है, जोधाबाई को नहीं बोला जाता। यहाँ पर लिखा है, असल में स्टेटमेंट जो पॉपुलर हो जाते हैं ना, वही स्टेटमेंट आपको दिखने लगते हैं हर जगह, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ नोट्स में भी ऐसा लिख दिया होगा, तो आप ध्यान रखिएगा हरकाबाई, मैं इसीलिए फैक्ट करेक्ट कर रहा हूँ आपका। जोधाबाई ध्यान रखिएगा, नहीं है वाइफ, हरकाबाई वाइफ है। हाँ पुष्पा, एक उसका हमारा इसी से था। हाँ बताओ। कि मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा होता है। हाँ, इसके बारे में 4 फैक्ट क्या? इसके बारे में फैक्ट अभी हमारे नीचे इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। जब अकबर का शासनकाल आएगा तो हम जोधाबाई के महल के बारे में भी या मरियम उज़ ज़मानी के महल के बारे में फैक्ट की बात अगर हम लोग करें तो बेसिकली देखिए, जोधाबाई का महल या इनके महल का जो निर्माण बेसिकली जब करवाया गया तो निर्माण के पीछे की देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वास्तुकला के तौर पर अगर देखा जाए तो आपने आगे चल के जैसे ताजमहल देखा। ठीक है, ताजमहल तो बहुत लेटर स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है कि किसी की याद में बनवा दिया गया, ऐसा कर दिया गया, वैसा कर। उसका सबसे पहला प्रारूप हमें जोधाबाई का महल ही दिखाई देता है, जिसको हम लोग मरियम उज़ ज़मानी का महल कहते हैं। ठीक है, इस महल को सबसे पहले उस इमोशंस के तौर पर बनवाया गया था, उन चीजों के आधार पर बनवाया गया था कि ये एक यादगार के तौर पर रहेगा और आगे आने वाले समय में इसी को ध्यान में रखते हुए शाहजहां ने भी ताजमहल को बिल्ड कराया था। ठीक है, तो एक तरीके की चीजें, बाकी और भी अन्य फैक्ट्स हैं, अभी हम लोग जब आएंगे आगे चल के बात कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हाँ, पंचमहल कहाँ पर है?
कहाँ है पंचमहल है? फतेहपुर सीकरी ऊपर तो लिखा है सारा सारा, देखो ये तो बात कर रहे हैं लोग, सारा सब कुछ फतेहपुर सीकरी में तो है। अभी बस इतना ही तो छुपाया था मैंने, इतना बस कर दिया था, फतेहपुर सीकरी में तो है। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद में अब एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ से डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं हर एक चीज को कि जितने भी वंश भारत के अंदर है उसमें जो वास्तुकलाओं के इंपॉर्टेंट रूप रहे उन रूपों को समझ लीजिए बस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले भारत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश का इतिहास आपको पता है, इसके अंदर इतिहास के ऊपर नहीं जाएंगे, बस ये ध्यान रखिएगा गुलाम वंश की वास्तुकला को ममलूक वास्तुकला कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ममलूक वास्तुकला। ममलूक नाम इन्हें कहां से मिला था? ममलूक कहां से नाम मिला था? वो तो आप इलवरी बता रहे हो, इलवरी ट्राइब के थे ये लोग, ममलूक नाम क्यों मिला? हाँ मैंने बताया तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ, मैं वो चीज पूछता ही नहीं जो मैंने ना बताया। ममलूक राजवंश नाम इन्हें क्यों मिला? इलवरी ट्राइब से तो इलवरी राजवंश मिल गया, गुलाम सब थे तो गुलाम वंश हो गया, लेकिन ममलूक राजवंश क्यों मिला? हाँ बताओ। चंगेज खान वगैरह आए थे तो चंगेज खान का वंश थोड़ी है ये। नहीं सर वो कौन? ख्वारिज़्म शाह जो आया था उसी बात कर रहे हो? वो तो बाद में आया था, सब तो गुलाम वंश ही खत्म हो गया जब तैमूर आया। हम लोग इसको ममलूक डायनेस्टी बोल रहे हैं, ममलूक वंश बोल रहे हैं। मंगोल से आए थे, कौन आए? मंगोल से क्या लेना देना है यहाँ पे? ममलूक वंश का मंगोलों ने आक्रमण किया था वही थे। मंगोलों का आक्रमण कब हुआ पहली बार भारत में? इल्तुतमिश के समय में, जानते हैं ना हम लोग, सबसे बड़ा आक्रमण उसी समय चंगेज खान आया, उसने आक्रमण किया, तो चंगेज खान के बाद में मंगोलों का आक्रमण जाना जाता है। ठीक है, ममलूक वंश तो ये पहले से है, आक्रमण तो बाद में हुआ। ममलूक वंश इसको पहले से जाना जाता है, और ये मैं बता चुका हूँ फैक्ट के तौर पर, क्लास में अच्छे से बताया, मुझे खुद याद आ रहा है, लेकिन बोलूंगा नहीं, मैं याद करूंगा। ठीक है, यहाँ पे कई सारी इमारतों का निर्माण हुआ। ठीक है, अभी आऊंगा 5 मिनट में वापस पूछने, ममलूक वंश की बोलते हैं। ठीक है, याद करो जब तक। यहाँ पे कुछ उदाहरण के तौर पर हम लोग जैसे कुतुब मीनार देखते हैं, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब बहुत एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या 2.5 दिन में बन गया था? ये भी पूछा था मैंने, नहीं बना था, तो क्यों इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है? आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बन गया था 2.5 दिन में, इसलिए हम इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। और कुछ इसकी नींव 2.5 दिन में रख लीजिए, ये इशू कह रहे हैं। तो आपके अनुसार क्या है, 2.5 दिन का क्यों बोला जा रहा है? इस बारे में आइडिया नहीं। ठीक है, देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा बेसिकली 2.5 दिन में नहीं बना था, ये तो एकदम पूरी तरीके से कहानी है, बस इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए रखा गया था, जैसे वास्तुकला का जो बेसिक इसका कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो था, वो स्ट्रक्चर बना के उस समय के लोगों ने 2.5 दिन में तैयार करके दे दिया था। और कह भी सकते हो कि नींव कहीं ना कहीं पड़ना शुरू हो गई थी, उसके बाद में ये स्ट्रक्चर कम से कम 2 महीना लगा है बनने में, इस तरीके से। उसके बाद में बल्लियां सब लगी रही 1-1 महीने तक, तब जाके जैसे लिंटर खोलता है ना, बल्लियां लगी होती नीचे, है ना, तब जाके कहीं ना कहीं ये कुछ समय में जाकर तैयार हुआ। 2.5 दिन में नहीं हुआ था, तो ये फैक्ट को बिल्कुल दिमाग में मत लाइएगा। ठीक है, उसके बाद में भारत के अंदर कुछ इमारतें ऐसी भी बनी जिन इमारतों को, मंदिरों की इमारतों को नष्ट करके उन इमारतों को बनाने का प्रयास किया गया था, जिसको लेके आज बहुत विवाद चलते रहते हैं भारत के अंदर। अगर आप देखते हो तो उसी एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। उस एग्जाम्पल में दिल्ली में जैसे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, दिल्ली की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का जब निर्माण किया गया तो मुस्लिम शासकों ने उस समय के जो प्राचीन टेम्पल्स थे, उन टेम्पल्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करके ऐसी इमारतों को बनाने का प्रयास किया। और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भी कह सकते हैं कि जो भी निर्माण किए जा रहे थे उस समय 1-2 हिंदू मंदिरों को, टेम्पल्स को कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त कर करके ही यहाँ पे निर्माण किए जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि भारत के अंदर इस तरीके की चीजें भी यहाँ पे देखी गई। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि हिंदुओं ने जो बेसिकली भारत में उस समय टेम्पल्स आर्किटेक्चर बनाए थे, उन टेम्पल आर्किटेक्चर में छतों को सहारा देने के लिए क्या होते थे, चौकोर खंबे, चौकोर तरीके के खंबे लगाए जाते थे। हम यही देखते चले आए। वहां पे देखिए
यहाँ पे मुस्लिमों ने क्या करा, मेहराबों का यूज किया था। इन्होंने क्या करा, मेहराब बनाए थे। मेहराब अभी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते थे, जैसे गेट का एक स्ट्रक्चर है ना, जिसको थोड़ा बहुत अर्धचंद्राकार बना दिया जाता था। ये लोग मेहराब खड़े करते थे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं छतें बनाते थे। तो मेहराबों के ऊपर छतें हमें बनी हुई दिखाई देती है, चौकोर खंभों का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, एक एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कभी भी अगर आप बड़े इमामबाड़े में विजिट करें, ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के अंदर जो प्लेस है, भूल भुलैया जिसको बेसिकली बोला जाता है, अगर आप देखोगे उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई पिलर नहीं दिखेगा आपको। बहुत भारी जगह है, बहुत बड़े इलाके के अंदर है, बीच में बिना किसी सपोर्ट के रुकी हुई है, ना कोई पिलर्स दिखाई देते हैं बीच में कहीं लगे हुए आपको, किसी भी तरीके के। इवन हम बोले हमने यहाँ पे एक बीम दे रखा है, बिना बीम के ये छत भी गिर जाएगी। अगर हम इस बीम को हटा दें तो ये छत गिर जाएगी, या बीम की जरूरत पड़ी। अगर हमें इस बीम को हटाएं तो हमें पिलर्स देने पड़ेंगे, खंबे देने पड़ेंगे, तब जाके ये छत रुकेगी। ये एक तरीका होता है। बट अगर आप वहां देखोगे भूल भुलैया के अंदर, मतलब इवन यहाँ से जहाँ कॉर्नर से हम लोग अंदर आते हैं, यहाँ से शुरू करके बिल्कुल अंत तक चले जाओ, लास्ट में जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज खत्म हो जाए, वहां तक की छत एकदम पैरेलल है, पूरी सीधी, और उसके अंदर एक भी पिलर नहीं प्रॉपर। अब वो रुकी कैसे है, कौन से आर्किटेक्चर पर रुकी है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन उन्होंने मेहराबों का प्रयोग किया है वहां पे, मेहराबों को साइड साइड लगा के उन्होंने उस पूरे के पूरे मॉन्यूमेंट को रोक दिया। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखते हैं, कुछ ऐसी मुस्लिम वास्तुकला में भी दिखाई देते हैं। तो उसको काफी ज्यादा उस समय संरक्षण उसका इसी वजह से होता है, क्योंकि वो भारत में एक अजूब नमूना है ना, तो बड़ा तरीके से उसका संरक्षण किया जाता है कि ऐसी चीज है, लोग कहीं कभी आप उसके अंदर नीचे चलोगे तो डर लगेगा आपको, कहीं गिर गिरा ना जाए। जिसको पता होगा आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत, तो उसे डर लगेगा कहीं ये गिर गिरा ना जाए, क्योंकि है ऐसी बनी हुई है, कभी भी जाना तो आप जाके देखना उसको। ठीक है, ऐसा। तो ममलूक राजवंश में सबसे पहले अगर हम लोग देखें कुतुबुद्दीन ऐबक का समय का, और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसका यह आर्किटेक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले सबसे बाहर की सतह पे आपको बड़े बड़े 3 मेहराब दिखाई दे रहे होंगे, दिखाए है ना। तो मेहराबों से ही शुरुआत होती थी, मेहराब ही सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस थे। इन मेहराबों को बेसिकली बनाया गया था यहाँ पे। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के सामने के मेहराब है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, ये बना हुआ क्या है, ये स्तंभ है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर कौन सा स्तंभ लगा हुआ है, अशोका का, मेहरौली स्तंभ, जिसमें जंग नहीं आती, वो वाला स्तंभ है, वो तो मेहरौली वाला ही है जिसको बोल रहा है लोग। ठीक है, ये बेसिकली कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर स्तंभ लगा है। हमने बताया था अशोका के 2 स्तंभ लेके कोई व्यक्ति चला आया था और उसने लगा दिए थे 2 स्तंभ। बाद में कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक। कहाँ लगाए थे उसने, दिल्ली में। कहा, कौन सी जगह लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली में 2 स्तंभ लाया था, वो स्तंभ लाके कहाँ लगाए थे उसने? एक टोकरा का स्तंभ लिखा है, वो ठीक है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, तो तुम लोग को याद है। अच्छा, लेकिन लगाया कहाँ था मुझे ये बताओ। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पास में। ये यहाँ पे जो लगा हुआ वही वाला है, ऐसा क्या मैं कह रहा हूँ? मैं तो पूछ रहा हूँ, कहीं और बताया मैंने तो तुम लोग को। हाँ, कुतुब मीनार भूल गए? कुतुब मीनार के बाहर ही तो लगवाए थे उसने, लगे। कुतुब मीनार के बाहर में जो बड़ा सा एक, आप बड़ा सा जैसे एंटर के बाहर निकलते हो, बहुत भारी स्तंभ दिखाई देता है आपको। मेहरौली स्तंभ वही है, वहीं पे लगा हुआ है। ठीक है, उसी को बोला जाता है। टोपरा का स्तंभ भी वहीं पे लगा हुआ, वहीं पे लगे हुए हैं। ये स्तंभ कौन सा है फिर, मैं ये पूछ रहा हूँ, बताओ। वो बताना पड़ेगा मुझे इसको पूछने के चक्कर में। हाँ, ऊपर इसके अंदर वो भी बना हुआ है, वो भी बता दो। अशोका का सिंबल भी बना हुआ है, कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये भी है ना, ये दिखाई दे रहा है। ये स्तंभ बेसिकली जो कुव्वतुल इस्लाम के बाहर लगा हुआ है, ये कॉपी है मेहरौली स्तंभ की। ठीक है, क्या है, कॉपी है। उसी कॉपी को यहाँ पे स्तंभ को लगाया गया। अभी आप जाओगे इस मस्जिद के बाहर के इलाके में देखोगे तो मेहरौली स्तंभ की कॉपी दिखाई देगी आपको, वो स्तंभ को यहाँ पे लगाया गया। कॉपी, ओरिजिनल तो कहाँ पे वो हमें दिखता है, कुतुब मीनार के बाहर दिखता है, ये उसकी कॉपी है। ठीक है, कॉपी के तौर पर दिखाई देता है। ध्यान रखिए, कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट इसके बारे में। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बेसिकली कह सकते हैं कि कुछ हिंदू निर्माण के खंडर हो गए थे,
उन खंडरों में कहीं ना कहीं इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसलिए आज के समय में भी यहाँ पे हिंदू डिजाइन के मेहराब भी देखे जाते हैं। जब आप अंदर जाओगे तो हिंदू डिजाइन के मेहराब, हिंदू डिजाइन के मेहराब कैसे हो सकते हैं, जैसे हम गोपुराम की बात करते हैं। ठीक है, गोपुराम बड़ा सा विशाल गेट दिखाई देता था, छोटे छोटे गोपुराम मेहराब कहलाते हैं ना, तो उस तरीके कुछ मेहराब दिखते थे। स्तंभ में नक्काशी वगैरह दिखती थी, वो भी उस समय की दिखाई देती है, आज के समय में भी आज दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली करवाया क्यों गया था, जब राजपूतों के ऊपर विजय प्राप्त करी थी तब यहाँ पे इन्होंने इसका निर्माण कराया हुआ। किसने करवाया था निर्माण, ये तो याद ही होगा। कौबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, हम लोग को डाउट हो जा रहा है कहीं सर तो नहीं भूले जा रहे। ठीक है, मेहरौली का कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार की बात करें हम लोग। ठीक है, कुतुबुद्दीन द्वारा कहीं ना कहीं इसका निर्माण किया गया। निर्माण के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, 1199 में शुरुआत हुई, बाद में इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट कराया। ये तो सिर्फ एक ही मंजिल बनवा पाए थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, सिर्फ एक ही मस्जिद एक ही बनवाया था किला इसका। पीछे आप लोग देख चुके हो ना कुतुब मीनार बना हुआ है, हाँ ये। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोर बनवाया था। उस एक फ्लोर के अलावा इसके जो दो ऊपर के फ्लोर थे वो बनवाने का काम इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, उसके बाद में वो दोनों इवन 3 फ्लोर जो बनवाए थे, किसने बनवाए थे, इल्तुतमिश ने। तो टोटल कितने फ्लोर हो गए, 4 फ्लोर हो गए। 4 फ्लोर थे कुतुब मीनार के फिरोज शाह तुगलक के समय पर। चौथा फ्लोर गिर गया क्योंकि बिजली गिरी उसके ऊपर अचानक से आके, है ना, लाइटनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। चौथा फ्लोर गिर गया, जिसके बाद चौथे फ्लोर की मरम्मत और 5वां फ्लोर किसने क्रिएट कराया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो 5th फ्लोर का आज के समय में ये पूरा का पूरा है। तो 5th फ्लोर में इसको देखा जाता है, बाहर की चीजों को आप समझते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, तो बेसिकली इन सारी चीजों का आज के समय में भारत का सबसे बड़ा मीनार इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कौन से पत्थर से बना है, लाल और पीले बलुआ पत्थर से इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, लाल और पीले बलुआ पत्थर से इसका निर्माण कराया गया। पीले बलुआ पत्थर के ऊपर इसके ऊपर एक पेंटिंग की गई थी, या फिर कह सकते हो कलर किया गया था, जो धूसर कलर कहते हैं बेसिकली। धूसर कलर भी समझते होगे, जैसा ईट बीट का कलर होता है बेसिकली, है ना, थोड़ा बहुत उस तरीके का। जब ओझल सा ग्रे कलर में आ जाता है वो एक तरीके से धूसर कलर होता है, उस कलर का इसके ऊपर पेंट वेंट कराया गया था। तो लाल और पीले बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है कुतुब मीनार का। ये इसके आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंट है। मीनार पर अरबी और नागरी लिपि के अंदर जितना भी है वो शिलालेख या ऐतिहासिक चीजें लिखी हुई है। ठीक है, नागरी लिपि क्या होती है, ये तो ठीक है, अरबी में समझ रहे होगे आप। नागरी समझते क्या, कौन कौन सी लिपियां भारत के अंदर पॉपुलर है। नागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि हो सकती है, अच्छा ये बता दो। उर्दू की है, अरबी की है, हिंदी की है, संस्कृत की है, कौन सी भाषा की लिपि हो सकती है, हाँ? फारसी की नागरी लिपि, फारसी की नागरी लिपि क्या देवनागरी लिपि नहीं लग रही है, कौन सी भाषा की लिपि होगी, संस्कृत की, संस्कृत, हिंदी की नहीं है, कभी टाइपिंग के एग्जाम दे हो कभी भी, उसमें कुछ लिपि भी पूछी जाती है, क्रोती लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है, इस तरीके की, है ना, कुर्ती देव लिपि या देवनागरी लिपि, ऐसी लिपियां पूछी जाती हैं। उन लिपियों का जो वर्णन होता है, बेसिकली ओरिजिनल जो वर्जन है इसका वो संस्कृत है, लेकिन एक्चुअल में लैंग्वेज इसकी हिंदी है। तो हिंदी भाषा की एक लिपि है जिसको देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि का प्रयोग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पे मॉन्यूमेंट पे। ये बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको अरबी भाषा जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन साथ साथ में मिश्रण किसका दिखाई देता है, नागरी लिपि का, जो भारत की पारंपरिक इतिहास या संस्कृति की एक लिपि है। तो उस लिपि का वर्णन यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, बेसिकली अजमेर के अंदर है। आप इसमें भी देखोगे कई तरीके के मेहराब यहाँ भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसको भी अगर आप देखोगे, मेहराब में बेसिकली ऊपर के इलाके के अंदर जो भी चीजें ये लोग यूज करते थे, कैलीग्राफिक स्ट्रक्चर यूज होता है। कैलीग्राफिक स्ट्रक्चर के अलावा इन मेहराबों में झालरनुमा कहीं ना कहीं ऐसे तरीके के झालर बना दिए जाते थे, तो झालरनुमा स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। तो झालरनुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देते हैं। नीचे के जो पिलर्स होते थे इनके, बेसिकली हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स होते थे। प्लेटफॉर्म्स को हमेशा अपलिफ्ट करके बनाया जाता था। प्लेटफॉर्म को कैसा बनाते थे, अपलिफ्ट। ये आप देखोगे कि इसके अंदर ये जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है सीधा, ये इसके अंदर पहले इसको अपलिफ्ट किया जाता था, फिर उसके ऊपर इसको मीनार को बनाने का प्रयास
किया जाता था। तो हमेशा एक क्वालिटी इसकी ये भी रही है कि जब भी इस तरीके के मेहराब बनाते थे तो मेहराबों के अंदर मजबूती के लिए प्लेटफॉर्म देते थे, प्लेटफॉर्म के ऊपर रेस करके क्या बनाते थे, फिर उसके ऊपर मेहराबों को जो मजबूत मेहराब होते थे इस तरीके से निर्मित होते थे। ठीक है, रायदीन के झोपड़े के बारे में भी, ठीक है, राजस्थान अजमेर की बात हो रही है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ने 1199 में इसे भी निर्मित किया गया था। और अगेन फिर यहाँ पे भी जो सामग्री प्राप्त की गई वो भी कहीं ना कहीं हिंदू मंदिरों से ध्वस्त होकर दिखाई देती है कि उन्हीं से इसका निर्माण किया गया होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड है। यहाँ पे भी जो निर्मित चीजों का उपयोग किया गया वो लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा कौन सा पत्थर यूज हुआ, लाल पत्थर का यहाँ पे उपयोग किया गया। ठीक है, तो लाल पत्थर का यहाँ पे प्रयोग दिखाई देता है। उसके बाद में इल्तुतमिश अगले शासक, ठीक है, कुतुबुद्दीन अहमद के दामाद भी कहलाते जो भी, इन्होंने मेहराबों का बेसिकली जो था वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास किया। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली ये देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रही है ये इल्तुतमिश का मकबरा है। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा है। कहाँ पे इल्तुतमिश का मकबरा है, कहाँ पे, लाहौर में। इल्तुतमिश अपना पूरा जीवन दिल्ली में निकाल दिया, मकबरा तुम लोग लाहौर बनवा दिए, दिल्ली में तो है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश का जो मकबरा है बेसिकली देखिए पॉपुलर क्यों है, पॉपुलर कहीं ना कहीं अपने मेहराबों के लिए भी जाना जाता है। और ये मकबरे की हम लोग बात कर रहे थे, जो मकबरा भी पीछे बार बार देख रहा है, मकबरा यही है, यहाँ कब्र है, उस कब्र के ऊपर इन्होंने एक डिजाइन नुमा आकार दिया हुआ है, कहीं ना कहीं इसी आकार को हम लोग मकबरा कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कुछ एकदम प्लेन होते हैं। यहाँ पे बस इसको सिंबलाइज करने के लिए अलग से इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे कुछ मार्बल्स का प्रयोग किया। ऊपर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये व्हाइट मार्बल दिख रहा है, कौन सा मार्बल है, व्हाइट मार्बल ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसका निर्माण हुआ है वो दूसरा पे हुआ है। ठीक है, दूसरा तरीके का जो मार्बल होता है उसके ऊपर इसका निर्माण किया गया। यहाँ पे इन्होंने मेहराबों का थोड़ा सा चित्रण अलग तरीके से किया। अभी तक मेहराब या तो एंट्री गेट के तौर पर हम जान रहे थे या मेहराब कहाँ जान रहे थे, गर्भगृह का एक इलाका होता था। अब मेहराबों का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो दीवारों में भी उकेरा जाने लगा, दिख रहा है ना, तो ये दीवारों में भी उकेरा जाने लगा था, इस तरीके का स्ट्रक्चर था। इल्तुतमिश अपना मकबरा स्वयं बनवा के गए थे। ठीक है, इन्होंने पहले से, हाँ पहले बनवा दिया था, लेकिन हाँ लेटे नहीं थे अभी। ठीक है, पहले लेटे नहीं थे, लिटाया बाद में गया, ऐसा ध्यान रखना, ये बात जरूर ध्यान रखना कि तुम लोग पहले ही मान लो। ठीक है, तो बाद में इन्होंने मकबरे का अपना पूरा डिजाइन बनवा दिया था, पूरा का पूरा कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा सब बनवा दिया था, लेकिन बाद में इनकी कब्र को यहाँ बना के इस तरीके से क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉपुलर है थोड़ा, इल्तुतमिश का मकबरा हम लोग जानते हैं इस वजह से। ठीक है, तो 1235 में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, और चारों तरफ अगर हमने दीवार की तरफ देखा 3 मेहराबें दिखाई दे रही थी, है ना, अलग अलग मेहराबें दीवारों में दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा ये एक अलग तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये ऐसा पहला भारत का मकबरा है जिसमें गुंबद का निर्माण किया गया। ठीक है, गुंबद का निर्माण आपको दिखाई देगा, गुंबद का निर्माण यहाँ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बाहर का जो स्ट्रक्चर है जब ओपन रूप में आप ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा इसमें एक गुंबद बनी हुई है। तो पहले मकबरों में अगर गुंबद दिखी किसी पहले मकबरे में तो इसमें दिखी, उसके बाद जितने भी मकबरे बने भारत के अंदर सब में गुंबद देखोगे आप, जितने भी मकबरे बेसिकली कह सकते हैं कि भाई किसी का रिजाइडिंग प्लेस है ना, भाई विश्राम स्थल है, कोई वहां पर विश्राम कर रहा है, और उसी के ऊपर उन्होंने अब मकबरे बनाने शुरू कर दिए, मकबरे के ऊपर गुंबदें बनाना शुरू कर दिए। तो अब आप जितनी भी दरगाह देखोगे, जितनी भी चीजें देखोगे, मकबरे देखोगे, सब में अब गुंबदें ऊपर बनती हैं, वरना गुंबदें कहाँ बनती थी, किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में बनती थी। तो पहले हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में गुंबदें बनती थी, अब क्या होने लगा यहाँ पे, गुंबदें मकबरों के ऊपर भी बनने लगी। भारत के अंदर जितनी भी चीजें, जैसे भारत के अंदर मैंने आपको बताया था ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में बताया था, दरगाह के बारे में जब हम निर्माण की बात कर रहे थे तो अकबर का सबसे ज्यादा रोल माना भी गया था, इस चीज में हमने देखा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो गुंबदों का निर्माण होना शुरू हुआ तो वो इसके बाद में ही होना शुरू हुआ था, किस पे, मकबरों के ऊपर, धार्मिक प्लेसेस के ऊपर, वरना कहाँ होता था, हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक प्लेसों के ऊपर उसका निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश का मकबरा, इसके बारे में चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला मकबरा, हाँ मकबरा एक ही होता है, मतलब एक ही जगह होता है? नहीं, देखो मकबरा बेसिकली मैंने भी एग्जाम्पल में दिया भी था, मकबरा बेसिकली रिजाइडिंग प्लेस हो गया, यहाँ इसके ऊपर एक गुंबद बन सकती है, दरगाह एक रिजाइडिंग प्लेस वो भी होता है, बस चारों तरफ उससे क्या होता है, ओपन प्लेस होता है, कुछ गलियारे होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ प्रोटेक्शन इलाका होता है, इस तरीके की चीजें होती हैं, गुंबद उसमें भी देखा जाता है।
आज के समय में गुंबद उसमें भी, पहले उसमें गुंबद नहीं होते थे लेकिन आज के समय में उसमें भी। अब जैसे पीलीभीत के अंदर आपने शाजी मियां का दरगाह सुना होगा, वो दरगाह मकबरा नहीं, दरगाह, लेकिन उसके ऊपर भी गुंबद देखोगे, ठीक है, तो वो गुंबद के, तो वो एक तरीके से दरगाह, उसके अंदर जब आप गर्भगृह देखोगे जहां बना हुआ है, उसके चारों तरफ एक ओपन एरिया है, ओपन पूरा का गलियारा बना हुआ है, तो वो एक तरीके से दरगाह होती है। दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में ये भी एक मकबरा नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, इनका भी मकबरा है। ये बेसिकली इल्तुतमिश के बेटे थे, ठीक है, इल्तुतमिश के बड़े बेटे थे जिनका ये मकबरा है ना। इल्तुतमिश सबसे पहले इन्हीं को बनाना चाहते थे शासक, ठीक है, गद्दी पे किसको बैठाना चाहते थे, इन्हीं को, नसीरुद्दीन मोहम्मद को बैठाना चाहते थे, बट इनकी मृत्यु के बाद ही उन्होंने रजिया सुल्तान को चुना था, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो गई थी जिसकी वजह से खुद इल्तुतमिश ने इनका यहाँ पे बनवाया। हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भी शुरुआती जो निर्माण है आपको ये दिख रहा है, वो भी इल्तुतमिश के तौर पर ही दिखाई देगा। थोड़ा बहुत इन्होंने क्या करा था, निर्माणित कहीं ना कहीं चीजें शुरू करना शुरू कर दी थी, तो दिखाई देता। तो जैसे ये गुंबद का आकार है, ये गुंबद का आकार उस समय इल्तुतमिश ने देना शुरू किया। तो भारत के अंदर अगर गुंबद नुमा आकार किसी ने अपने मॉन्यूमेंट्स में देना शुरू करे थे, तो वो नाम आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन है, इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश का नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये बेसिकली इसके बाद में हम लोग बात करेंगे बख्तियार काकी से रिलेटेड, जो है ना, बावली वगैरह जो मैंने बताई थी अभी आपको, बनवाई गई थी, उनका भी दरगाह बनवाया गया पूरी तरीके से बख्तियार काकी का, दिल्ली के अंदर। जलाशय भी दिखेगा, चारबागी टेक्निक भी दिखेगी वहां पे, इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स भी आपको वहां पे ओरिजिन होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये बलबन का मकबरा देख लीजिए, बलबन का मकबरा ये, इसके अंदर भी आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर भी आपको ऐसा गेट दिख रहा है जिसको हम लोग मेहराब बोल रहे हैं, मेहराब एंट्रेंस पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद में ये उनका मकबरा दिखाई देगा आपको, यहाँ पे एक मकबरा दिखता है जिसमें अगर आप लिपि देखोगे तो अरबिक भाषा के अंदर कुछ उनके बारे में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये मकबरा है, बलबन का मकबरा। बलबन के बारे में बेसिकली इस मकबरे की बात करें तो महरौली के अंदर ही है, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये भी मलबे से इसको बनवाया गया था, है ना, और कहीं ना कहीं इसकी चिनाई भी मलबे से ही की गई थी। तो आप देख सकते हो कि जिस तरीके का टूटे फूटे पत्थरों का प्रयोग इसके अंदर किया गया है, वो उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है और खूबसूरत लगता है उस तरीके से देखने में। अगर आप यहाँ पे जाओगे, रात में मत जाना बस, ठीक है, दिन ही दिन में जा सकते हो, यहाँ रात में वैसे बंद भी हो जाता है, ठीक है। तो अच्छी जगह है, विजिट करने के लिए ठीक ठाक जगह है, ऐतिहासिक दृष्टि से अच्छी जगह है। खिलजी की वास्तुकला में अलाई दरवाजा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अलाई दरवाजा, ठीक है। गुंबदुल इस्लाम मस्जिद के ही जैसे स्तंभ दिखते हैं हमें, वैसे ही अलाई दरवाजा के भी स्तंभ दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें भी इस तरीके का निर्माण अगर आप देखोगे किया गया। यहाँ पे आपको गुंबदनुमा स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है, मेहराबें भी दिखाई देती हैं, और देखें बाहर की जो दीवारें होती हैं उन दीवारों को और ज्यादा, ये देखिए जालियां आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, है ना, ये जाली नुमा आकार दिया करते थे जब भी बाहर के प्रवेश द्वार से कहीं ना कहीं अंदर वो हवाएं आ सके, और वेंटिलेशन के लिए ऐसी चीजें दी जाती थी, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीके से अप्रेस प्लेटफॉर्म पे बने होते थे, इनको इसलिए जाना जाता था, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये भी है कि वास्तविक मेहराब तो दिखाई देता है, गुंबद और चौड़े बनाए गए इस समय में, कुछ चौड़े गुंबद दिखने लगे थे, ठीक है। और खिड़कियां जैसे मैंने बताया ही आपको, ठीक है, कुछ पट्टियां और संगमरमर का भी उपयोग इसके अंदर किया जाता है। तो खिलजी की अगर हम लोग बात करें तो खिलजी के समय में जो अलाई दरवाजा, उसके अंदर कौन से पत्थर का उपयोग है, संगमरमर का भी उपयोग हमें दिखाई देगा। तो संगमरमर का भी प्रयोग इसके अंदर दिखाई देता है, अलाई दरवाजा, ठीक है। तुगलक वास्तुकला, वैसे तो देखिए तुगलक वास्तुकला ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तुगलक वास्तुकला के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स नहीं बने, बट तुगलक वास्तुकला के अंदर एक आध कुछ चीजें ऐसी है जिन्होंने कुछ वास्तुकलाओं का रूप बदल दिया, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल इस समय में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो हिंदू वास्तुकला है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित दिखाई देता है। जैसे कहीं ना कहीं टेम्पल्स में गर्भगृह वगैरह बनाए जाते हैं, उसी तरीके से उसी को कॉपी करके इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। और क्षेत्रीय तत्वों का भी यहाँ पे मिश्रण कहीं ना कहीं दिखाई देता है हमें, तभी हमने इसको कहीं ना कहीं इंडो इस्लामिक वास्तुकला का विकास किया है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इंडो इस्लामिक वास्तुकला में एक एग्जाम्पल लिखना चाहे तो हम किसको लिख सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो भारत के अंदर बना, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कई तरीके की चीजें, दोनों शैलियां पाई गई हैं। जैसे गुंबद के साथ एक धनुषाकार निर्माण दिखाई देता है। अब धनुष का निर्माण हमें नहीं दिखेगा मुस्लिम वास्तुकला में कहीं भी, है तो हिंदू वास्तुकला का एक निर्माण है ना, लेकिन हमें यहाँ क्या दिखता है, एक धनुषाकार निर्माण दिखता है, ठीक है, जिसको प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। मुस्लिम गुंबद में अपने
कलश के नीचे कमल की डिजाइन प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है। कलश के नीचे क्या होता था, कमल की डिजाइन होती थी। अभी हमने जब हिंदू वास्तुकला के अंदर देखा था तो कलश होता था, कलश के नीचे क्या होता था, आमलक होता था। आमलक की बात करते थे, इन्होंने क्या करा, उस आमलक की जगह कमल का स्ट्रक्चर ले लिया। कलश जैसा स्ट्रक्चर तो ऊपर दिखता है, वो धनुष की तरह दिखाई देता है, और नीचे क्या दिखाई दे रहा हमें, कमल के स्ट्रक्चर का एक आमलक जिसको आप कह सकते हो, वो यहाँ पे दिखाई देता है। ग्रे बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे इस वास्तुकला के अंदर। तो ग्रे बलुआ पत्थर की बात याद रखिएगा, उसको यहाँ पे यूज किया गया। बाकी सारी चीजें वही खिड़कियां वड़कियां इस तरीके की चीजें होती थी, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। इस मकबरे में देखिए ऊपर का जो पोजीशन है, इस पोजीशन को जनरली मुस्लिम आर्किटेक्चर में नहीं देखते हैं लोग। तो मुस्लिम आर्किटेक्चर में ऐसी कोई भी वास्तुकला आपको दिखाई नहीं देगी जहां पे आपको ऊपर के स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ दिखता हो। गुंबद ही बेसिकली दिखाई देती थी, गुंबद स्ट्रक्चर दिखाई देता था। तो ये इस तरीके की चीजें होती थी यहाँ पे। तो दिल्ली में गियासुद्दीन तुगलक का लोधी वंश के तहत लगभग वास्तुकला क्या पूरा का पूरा पॉलिटिकल साम्राज्य ही विकसित हो गया था, सब चीजें लगभग विनाश की तरफ थी। लेकिन उसके बाद में भी कहीं ना कहीं लोधी गार्डन देखते हैं हम लोग, है ना। लोधी गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे सिकंदर लोधी का मकबरा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखोगे आपको ना तो कलश दिखाई देगा, ना आमलक जैसा कुछ दिखाई देगा, सिंपल सी गुंबद ही, और जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक के गुंबद में कुछ अलग था, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फीचर्स बस यही ध्यान रखने, ठीक है। तो ये चीजें बस इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। लोधी गार्डन के अंदर बेसिकली दोहरे गुंबद का विकास देखा गया है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, दोहरे गुंबद कुछ दिखाई देते थे। अगर यहाँ पे 12 गुंबद दिखाई देता तो अगर आप इसके अंदर एंटर करोगे तो एक इनले गुंबद भी दिखाई देता है हमें, अंदरूनी तरीके से भी एक गुंबद बना हुआ है। तो ऐसे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। मेहराबों का प्रयोग अत्यधिक किया जाने लगा। पहले 2-4 गिने हुए मेहराब होते थे, लेकिन अब हर जगह में मेहराबों का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। तो मेहराबों का प्रयोग भी दिखाई देता है। ये कहीं ना कहीं लोधी गार्डन इससे रिलेटेड। अब अगर हम लोग कुछ बात करें प्रांतीय वास्तुकलाओं की, जिसके अंदर बीजापुर की अगर हम लोग बात करें, बीजापुर के अंदर हम लोग ने जैसे देखा था कि आगरा, लाहौर या दिल्ली से कहीं ना कहीं थोड़े अलग दिखाई देते हैं हमें, क्योंकि क्षेत्रीय है, क्षेत्र का इनके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो बीजापुर के अंदर जैसे गोल गुंबद अभी हम लोग ने देखा ही था। इसके और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो इब्राहिम रोजा, जामा मस्जिद और मलिक मैदान, ये कुछ और इलाके हैं जो कहीं ना कहीं बीजापुर के अंदर या कर्नाटका के अंदर आप देखोगे इसको, ये एग्जाम्पल के तौर पर बीजापुर में बने हुए, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने यहाँ पर बीजापुर की या फिर कहीं ना कहीं इस कला का विकास किया, उस शासक का नाम था आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय ने इसका सबसे ज्यादा स्मारक का उपयोग किया। इमारतों में एक अच्छी चीज ये दिखाई देती थी कि अब मछली की आकृति का उपयोग दिखाई देता था। इसका मछली मतलब एक मछली नुमा कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर अब आपको दिखाई देने लगा था। ये बीजापुर के शासक इसका उपयोग करते थे, ठीक है। हालांकि अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो आप इसको गलत कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने बताया कि किसी भी तरीके के जीव, किसी भी तरीके की मूर्ति, ऐसी किसी भी चीज का परमिशन इस्लामिक आर्किटेक्चर में नहीं दिखता। बट आप बीजापुर की आर्ट को अगर देखोगे, वास्तुकला को देखोगे, तो वहां मछली नुमा आकृति आपको कहीं ना कहीं वहां पे बिल्डिंग्स पे दिखाई देगी। तो मछली नुमा आकृति यहाँ पे दिखती थी, इसमें नहीं दिख रही है अभी फिलहाल, वरना होती है अक्सर। यहाँ पे जो बेसिकली गुंबद है, गुंबद के नीचे के आकार में जब आप एंटर करोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा मछली नुमा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बने होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मछली नुमा स्ट्रक्चर होते थे, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो बीजापुर में कर्नाटक में गोल गुंबद है या गोल गुंबद की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए कि बीजापुर में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स या स्ट्रक्चर इस समय में बने हुए, जैसे गोल गुंबद, इब्राहिम रोजा, जामा मस्जिद या मलिक मैदान। इस तरीके के कुछ मॉन्यूमेंट्स भारत के अंदर यहाँ पे बने हुए, ठीक है। और आदिल शाह द्वितीय, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने बीजापुर में सबसे ज्यादा संरचनाओं का निर्माण कराया, ठीक है। सबसे ज्यादा संरचनाओं का निर्माण इन्होंने ही यहाँ पे करवाया, ठीक है। लिख लिया। तो बस इसके बाद में सिंपल सा बस चलेंगे लास्ट में हुमायूं है। हुमायूं के बारे में आपने हुमायूं का देख लिया, टॉम ऑफ हुमायूं, जिसके अंदर हमने बात की थी कई तरीके के कपड़े अबरे या जो भी चारबाग शैली वाली यहाँ पे दिखाई देती है, उस सब की बात करी जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली मकबरे का निर्माण और मकबरे के अंदर प्रयोग की गई तमाम तरीके की वस्तुएं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित, ठीक है। मकबरे को 2 मंजिला संरचना के तौर पर बनवाया गया, देख ही सकते हो आप। एक सिंपल नीचे आपको दिखाई दे रहा है और ऊपर में क्या करा है इन्होंने, गुंबद नुमा आकार का जो स्ट्रक्चर है उसको बनवाया है, ठीक है।
ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद रंग का कहीं ना कहीं पत्थर पहली बार उपयोग में लाया गया था। ये बात हुमायूं के मकबरे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहली बार कौन सा, अगर हम गुलाबी बलुआ पत्थर, अभी तक आप रेड सैंडस्टोन, ग्रेट सैंडस्टोन इन सब की बात कर सकते हो, लेकिन अब पहली बार गुलाबी बलुआ पत्थर हमें इसमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ में सफेद रंग का भी इस्तेमाल काफी ज्यादा विकसित रूप से हुआ, जो आप इसकी कहीं ना कहीं गुंबद उम्बद पे भी देख सकते हो। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं निर्मित होना शुरू हो गई। अभी तक गुंबदों को कहीं ना कहीं आप सिंगल या फिर सोलर स्ट्रक्चर के तौर पर देखते हो।